साहब तक अब आवाज़ आएगी। मेरा नाम लारैब है और मैं CSS 2019 का इम्तिहान पास किया था। पहली अटैम्प्ट थी मेरी और फिर आई गॉट एलोकेटेड इन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और उसके बाद द ट्रेनिंग इज़ गोइंग ऑन। मैं अभी भी ट्रेनिंग में हूँ एज असिस्टेंट कमिश्नर IR। जी मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर हो गया। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स किया था हिस्ट्री डिपार्टमेंट और फिर मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान अफेयर्स में MPhil किया था और उसके बाद आई टॉट फॉर लाइक 1 ईयर एट फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज इट इन द फैसलाबाद कैंपस। और उसके बाद आई जस्ट गिव दिस अटेम्प्ट, बल्कि मैंने अटेम्प्ट उस जॉब से पहले ही दे दी थी, तो साथ साथ ये अटेम्प्ट के बाद मेरा इम्तिहान और वो होता रहा। आज यार मुझे खैर बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे भी हो बहुत सारे लोग इसमें से आप लोग 30-35 लोग बैठे होंगे, तो बहुत सारे लोग इंशाल्लाह कल को यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे होंगे। तो जो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है ना किसी भी बंदे के साथ या किसी भी अफसर के साथ, जो जो आप बनना चाहते हैं उन लोगों की तरह, तो वो आपको सारी ज़िंदगी याद रहता है। आप लोग भी याद करेंगे जब आप यहाँ पर खड़े होंगे, क्योंकि मुझे अब वो लोग याद आ रहे हैं जब मैं आपकी तरह वहाँ बैठा हुआ था, तो और वो मुझे यहाँ पर खड़े होकर बता रहे थे कि यार हमने कैसे इम्तिहान पास किया। तो इसको ये जो हम सेशन अभी करने लगे हैं, थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, इसको हम ना मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए। और वो ऐसे ही होगा कि मैं आप लोगों के सामने कोई बात रखूँगा थोड़ी सी कि यार ये इम्तिहान क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या सर्विस है और क्यों नहीं करना चाहिए अगर आप नहीं करना चाहते तो। और फिर आप लोग यू कैन जस्ट पुल इन द क्वेश्चंस एंड आई विल बी एबल टू आंसर इट, राइट। मैं एक एक से तारुफ नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इसी चीज़ में निकल जाएगा। बट आई होप मोस्ट ऑफ यू पीपल आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, राइट, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। Is there anyone who is not from Lahore, who belongs to somewhere else and he's here or she's here? You're from Gujranwala. आप दोस्त? आरिफ वाला, बुरे वाला के साथ जो है गुजरांवाला, विहाड़ी, माशाल्लाह। भावल नगर कौन है? आप हैं? क्या बात। अच्छा, आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली, अगर आप यहाँ पर आए हुए हैं और आपने यहाँ पर एकेडमी ज्वाइन की है या ज्वाइन करेंगे या सेमिनार लेने आए हैं, व्हाट इज CSS? एनीबडी नोज अबाउट एनीथिंग? जस्ट अ क्विक रिव्यू। नाम क्या दोस्त आपका? जावेद साहब। क्या लगता है बंदा इम्तिहान पास करके क्या होता है? अफसर लग जाते हैं? लाइफ वहाँ से स्टार्ट, तीन चैलेंजिंग एक लाइफ होती है। क्या बात है, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको मज़ीद खोलने के लिए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी पहले अटेम्प्ट दी है? जावेद साहब, आपने? जी। किसी ने पहले अटेम्प्ट इम्तिहान की नहीं दी? PMS भी नहीं दिया, CSS भी नहीं दिया? नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं जो 2020 से पहले के यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, जिनकी ग्रेजुएशन 2020 से पहले हो गई थी? अच्छा चलें, हाथ नीचे करें। कितने लोग हैं जो 2018 से पहले के ग्रेजुएट्स हैं? आप कब ग्रेजुएट हुए हैं दोस्त? 2016 में सर। माशाल्लाह। कहाँ से? गुजरांवाला गिफ्ट यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ा है आपने? सर इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट। माशाल्लाह। आप में से भी किसी? मैम आपने किस यूनिवर्सिटी से? UL से, ठीक है। और 2017-16 में? ठीक है। आप दोस्त? 2017 में किया था BBA, फिर MBA। कहाँ से? NCBA&D से, ठीक है। अच्छा, मैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वो सारी किताबी बातें नहीं बता सकता, या वो आप पढ़ लेंगे जो आप लोगों ने ब्रोशर्स वगैरह मिलते हैं कि CSS क्या होता है और क्या नहीं होता। आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक अ बिट इनफॉर्मल। आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू गिव। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि कहीं आप लोगों के पास लाइफ में जब भी आप इंशाल्लाह इम्तिहान देंगे, इस साल या अगले साल या उससे भी अगले साल, तो आप लोगों के जहन में एक खाका हो जो मैं आज यहाँ पर बनाने आप लोगों के सामने जा रहा हूँ, और ये बड़ा इनफॉर्मल होगा। मैं आप लोगों से 2-4 लोगों से पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि वाई CSS, वाई डिड यू थिंक कि हमें CSS करना चाहिए? आप लोगों ने डिग्रीज़ की हुई है माइक्रोबायोलॉजी में या इंग्लिश लिटरेचर में या इस तरह BBA में, तो वाई डिड यू थिंक CSS शुड बी द थिंग दैट यू शुड फॉलो? मैम, आप अगर मुझे बता सकें, वाई आर यू हेयर? यस। हम पाकिस्तान में वैसे भी एक जनरल चीज़ है कि जब हम लोग ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद हमारे घर
अचीव करने के लिए? टू प्रूव योर सेल्फ ऑब्वियसली। आप इतना बड़ा इम्तिहान देंगी और अगर आप पास हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप बहुत बड़े कंपटीशन से निकल कर और आप यहाँ पर पहुँचते हो, तो एक बड़ी एजाज़ की बात है आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी, राइट। सर आप जो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे हैं, आपका नाम क्या है? इस्माइल साहब, आप क्यों यहाँ आए यार? Sir, I want to join DMG group. Okay. PAS है, जी जी जी। कुछ ऐसे प्लान हैं जिन्हें एग्जीक्यूट करके पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। 2 तहसीलें हो या 4 हो, पूरे तहसील पूरे ज़िले में लोग मुझे जानते हो कि कुछ तब्दीली लाने वाला बंदा आया है। So that's why I want to join CSS. तो बाकी ले आएंगे तब्दीली, आपको क्या ज़रूरत है? वो अपनी मर्जी के लिए कहना चाहती हूँ जो उनकी नहीं, बाकी लोग नहीं है तब्दीली लाने के लिए कि नहीं आप ही रह गए हैं, आप ना लाएं तब्दीली क्या हो जाएगा? सर हर साल हमारे जो फंड्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे वापस भेज दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपसे सीनियर डीएमजी के अफसर वहाँ लगे हुए हैं वो सारे नालायक हैं क्योंकि उनसे फंड नहीं यूटिलाइज होता। आप आएंगे तो फंड सारा यूटिलाइज कर देंगे। नहीं, not at all. Definitely उनकी गाइडेंस से ही चलेंगे। अच्छा, अब ये डिप्लोमेटिक बयान था। सर उसमें ये है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक सिस्टम को रन करना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने सिस्टम को रन जो आप करना चाहते समझते हैं हैं। कि इस तरह बेहतर है मेरे लिए अगर मैं इस तरह करूँ। मेरी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैम आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाएंगे? आप क्यों CSS क्यों करना चाह रही हैं? से इंटरेस्ट है CSS का सोचने क्यों? मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो इसके सिलसिले में रिलेटेड मुझे कोई रियल आंसर चाहिए ना। ये तो नहीं है अब्बा ने कहा मैं करने लग गया हूँ, घर में बात हो रही थी मैंने कहा चलो यार ट्राई मारते हैं क्या हो जाएगा। कोई रियल आंसर हो ना, मुझे ये करना है। जैसे वो इस्माइल नाम है, इस्माइल साहब बता रहे हैं मैंने फ़ंड यूटिलाइज़ करने हैं सारे, वो पता नहीं ज़िले में करने हैं घर लेके जाने हैं, लेकिन फ़ंड यूटिलाइज़ करने हैं। तो कोई ऐसी कोई बड़ी मतलब है बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग सी सॉलिड सी रीज़न हो ना कि मैंने ये करना है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये वैसे ही बस चला नौकरी नहीं मिल रही, आओ यार इम्तिहान देते हैं, हो गया ना हुआ तो कुछ और कर लेंगे। सर प्लीज़। मैं सर गवर्नमेंट सेक्टर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, इंग्लिश टीचर। माशाल्लाह। स्कूल इंग्लिश टीचर। माशाल्लाह। सर मैं मेरी सर्विस होगी ऑलमोस्ट 6 इयर्स। मैं चाहता हूँ कि सर जो एजुकेशन सेक्टर में जो मैंने ड्रॉबैक्स देखे उनको मैं अपने जो मेरी जो रिस्ट्रिक्शन में एरिया है उसको जो मेरे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं ड्रॉबैक्स उनको मैं रेक्टिफाई। और अगर आपका ग्रुप आ गया रेलवे तो फिर क्या करेंगे? और इम्तिहान पास हो जाता है और रेलवे में भर्ती हो जाते हैं तो फिर एजुकेशन कहाँ से आएगी? सर मेरा एम तो ये है कि मैं अगर कि आप DMG में आएंगे और आप एजुकेशन को ठीक करेंगे जैसे इंशाल्लाह। हमारे होते हैं ना ये एजुकेशन के जो ऑफिसर्स होते हैं, हाँ उसमें जो उनको करते हैं सुपरवाइज। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। इस एम के साथ बिल्कुल ठीक है, आप पहुँच जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब थोड़ी सी बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर आप लोग प्लीज़ मुझसे सवाल पूछेगा। देखिए हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं वेयर देयर इज़ अ कॉमन सेंस। एक कॉमन सेंस होती है, एक तो होती है ना जो हर इंसान में होती है, एक होती है माशरे में कॉमन सेंस प्रिवेल कर रही होती है, सब लोगों के लिए बड़ा कॉमन होता है। मैंने आपसे सवाल पूछा CSS क्यों कर रहे हो, मतलब आप लोगों ने ये सवाल एक्सपेक्ट भी कभी नहीं किया, क्योंकि ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। ये कॉमन सेंस है कि CSS करना है यार, CSS करना है। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है आपके पास, या होगी भी, किसी के पास इंस्पिरेशन होगी, किसी के पास नहीं होगी, बस एक कॉमन सेंस है कि यार CSS करना है। लेकिन रीजंस कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में तो मौजूद होती है ना। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि यार एजुकेशन बड़ा बुरा डिपार्टमेंट है, बड़ा बुरी तरह रन हो रहा है, कहीं ना कहीं फिट हो गया कि यार अगर मुझे मौका मिलता है तो आइल इंशाल्लाह मैं इसको ठीक कर दूंगा। इस्माइल साहब ने देखा कि यार ज़िले के सारे फंड वापस चले जाते हैं, पैसे आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आते हैं वापस चले जाते हैं, यूटिलाइज नहीं होते, मैंने पूरे यूटिलाइज करवाने हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में होता है। तो जो कॉमन सेंस बन जाती है ना चीज़, उसके साथ बहुत सारी कॉस्ट्स अटैच होती हैं। मैं थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये थोड़ी बोरिंग होगी लेकिन इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करें, उसके बाद हम इंटरेस्टिंग बातों की तरफ चले जाएंगे। पाकिस्तान में ना दोस्त, ये बात आपको शायद सरकारी अफसर तो बिल्कुल भी ना कहे, कोई और बंदा भी ना कहे, क्योंकि हम सरकारी लोगों पर एक बहुत बड़ी कलगन होती है, हम बातें उस तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक सोशियोलॉजिकल एक व्यू है कि पैटर्नेज बेस्ड सिस्टम है ऑल ओवर द पाकिस्तान। पैटर्नेज बेस्ड सिस्टम का क्या मतलब है? हैव यू एवर बिन टू अ कचहरी? एनी वन ऑफ यू हाथ खड़ा करें जो कहें कि मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा कचहरी का चक्कर लगाया। आपका बेटा एडवोकेट हाई कोर्ट है, माशाल्लाह, आपका तो काम कचहरी वाला है, ठीक है। आप भी एडवोकेट हैं, आप भी कचहरी से वाकिफ़ होंगे, आप भी एडवोकेट हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैं एडवोकेट्स पे आता हूँ और कचहरी पे भी आता हूँ। किसी का सरकारी अस्पताल में चक्कर लगाओ, जैसे छोड़ें अस्पताल को फिलहाल छोड़ें, किसी सरकारी दफ्तर चक्कर लगाओ, जैसे आपका एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है, सरकारी दफ्तर भी चक्कर लगता है।
अच्छा, और किसी का सरकारी अस्पताल चक्कर लगा हो, ये मेयो अस्पताल है या लाहौर में या इस तरह के, लगा होगा आपका चक्कर? तकरीबन सबका ही। आप मैम कभी गई हैं हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में नहीं? अच्छा, तो हमारे यहाँ ना एक पैटर्नेज बेस्ड सिस्टम है। वो जिनका कचहरी में चक्कर लगा या कचहरी में काम किया ना, इनको ज़्यादा बेहतर पता है हम सब लोगों से, क्योंकि ये वो प्रीमियम प्लेस होती है कचहरी, जहाँ पर एक रियासत एक आम आदमी के साथ, यानी स्टेट एक आम आदमी के साथ इंटरेक्ट करती है। आपके नज़र में स्टेट क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ रियासत क्या है? आपको कुछ पता नहीं है। रियासत के नुमाइंदे आपके सामने आते हैं ना, वो नुमाइंदा या AC होता है या DC होता है आपके, या ASP या SP होते हैं पुलिस के लोग, या उसके छोटे रैंक के लोग। तो ये रियासत के एक्सप्रेशन है। रियासत आपसे इंटरेक्ट कहाँ करती है? या पुलिस स्टेशन में करती है, या कचहरी में करती है, या हॉस्पिटल में करती है, या स्कूल में करती होगी। रियासत ने आपको स्कूल खोल के दिए। तो मुझसे ज़्यादा शायद आप लोग बेहतर जानते होंगे जिन जिन लोगों का सरकार से या रियासत से कभी भी लाइफ में वास्ता पड़ा है, और आप लोगों का सबका पढ़ना है अभी, जिनका नहीं भी पढ़ा तो उनका पढ़ना है। ये लाइफ आप कैसे गुजर सकती है बग़ैर रियासती इदारों के साथ इंटरेक्ट करके। तो वहाँ पर ना एक कॉमन सेंस है। मिसाल के तौर पे मेरा पटवारी साहब से काम है। पटवारी साहब को मुझे नहीं पता क्या स्केल होता है, लेकिन पटवारी साहब से मेरा काम पड़ गया ना कि मैंने ज़मीन बेची है। अब मतलब है मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैंने प्लॉट ख़रीदना है। मैंने प्लॉट ख़रीदा तो मैंने अब उसको रजिस्टर करवाना है, अपने नाम पे मुंतकिल करवाना है, आपके नाम से अपने नाम पे। तो वो कचहरी में मुंतकिल होगा, स्टाम्प पेपर पे होगा, साइन होंगे। तो जब मैं किसी पटवारी से काम पड़ता है ना, तो मैं डायरेक्टली जाकर पटवारी साहब से काम नहीं करवाता हूँ। थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस इन द ऑफिस, राइट? व्हाट हैपन्स इज कि मैं किसी दोस्त को कॉल करता हूँ, यार तू किसी पटवारी को जानता है? वो कहेगा कि यार मैं तो नहीं जानता, मेरे दोस्त एक है वो जानता है। मैं कहता हूँ यार तू उससे रब्ता करवा, पटवारी से मिलना है और उससे काम है। वो उससे रब्ता करता है, वो पटवारी से रब्ता करता है, वो मुझे पटवारी से कनेक्ट करता है। मैं पटवारी के पास जाता हूँ, 10 रेफरेंस लगाता हूँ कि वो उसने आपको कॉल की होगी, वो मेरे फूफी के बेटे का भांजा है, तो मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। मुझे एक कॉल की क्यों ज़रूरत पड़ी है? कभी सोचा? आप सरकारी अस्पताल में काम होता है ना, टेस्ट करवाना है कोरोना का। ये तो अब खैर आप एक्सपो सेंटर चले जाते हैं, लाइन में लगे टेस्ट करवा लेते हैं। वैसे अगर कभी सरकारी अस्पताल में आपने किसी को अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना हो ना, तो अगर आपका डॉक्टर नहीं जानने वाला, तो फिर जो आपकी हालत होती है वहाँ पर वो देखने, ये ठीक नहीं है। ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन ऐसी नहीं है, यूँ होना भी नहीं चाहिए। बाहर बहुत सारे ममालिक में ऐसा नहीं होता है। रियासत का और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप रियासत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जिस दिन आपका शनाख्ती कार्ड बनता है ना, आप रियासत को बताते हैं कि मैं आपके अहकामात को मानूंगा, हुकूमत जो कहेगी मैं उसको मानूंगा, मैं आपको टैक्स भी दूंगा, कमाऊंगा खुद और उसमें से आपको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? रियासत आपसे वादा करती है कि मैं इसके बदले आपको तहफ़्फ़ुज़ दूंगी। यानी आपने बंदूक उठा के अफगानियों के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ नहीं लड़ना, रियासत आपकी हिफाजत करेगी। रियासत ने आपकी सेहत का जिम्मा ले लिया कि अगर आप बीमार होते हैं, रियासती अस्पताल आपके लिए मौजूद है, आप जाते हैं, 1 रुपये की पर्ची बनती है, आपका इलाज हो जाता है। आपको तालीम रियासत देगी, ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ। एक रूसो की थ्योरी है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसने कहा कि रियासत का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बाहर ममालिक में यही होता है, कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा होता है। आप जाते हैं रियासत के पास क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि आप रियासत के अहकामात मान रहे हैं। आप जब जाते हैं, रियासत भी आपको उसी तरह सर्व करती है। पाकिस्तान में ये वाला मटीरियल है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ये पैटर्नेज बेस्ड है। अगर तो कोई जानने वाला है तो आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर आप धक्के खाएंगे। मिसाल के तौर पे मेरी एक दोस्त हैं, उन्होंने अटेम्प्ट भी दी, एक मेरे साथ ही अटेम्प्ट दी थी, वो नहीं पास कर पाई। इंग्लिश का पेपर उनका रह गया था। वो एक जगह जॉब करती हैं, छोटा सा वाक़या। तो वहाँ पर कोई ये जो सर्व करते हैं ना, चाय आपको पिलाते हैं लोग, इनमें से कोई एक शख्स कोविड पॉजिटिव हो गया। तो उसने सबको चाय पिलाई थी, तो बॉस ने कहा कि सब लोग टेस्ट करवाएं। ये सब लोग इस्लामाबाद में गए, बहुत बड़ा सेंटर है वहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए। तो ये लाइन में खड़ी हुई, इनसे आगे इनकी बहन थी, एक जैसी शक्ल थी। तो बहन की चिट उसने बनाई, वो चिट बनाने वाला बंदा बैठा होता है। नॉर्मल बात है ना, आप जाएंगे, चिट बनाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, वापस आ जाएंगे। जब इन्होंने कागज़ रखे, उसने कहा तुम फिर आ गई हो। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरी बहन थी, मैं और हूँ। उन्होंने कहा तुम सारे बहन भाई आए हुए तो एक ही चिट बनवाओ। उन्होंने कहा मैं तो दफ्तर के लोगों के साथ आई हुई हूँ, और वो तो 10-15 लोग हम इकट्ठे आए हैं। उन्होंने कहा सब ले आओ पर्चियाँ, सब लोग ले आओ, तो मैं एक ही पर्ची बना देता हूँ। उसने सबके पर्चे जमा करा दिए। अब वो पर्ची बनाने लगा, अल्लाह का वली। तो उसने कहा कि बस ठीक है, तुम लोग अब ऐसा करो, तुम साइड पे बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें पर्ची देता हूँ। इन्होंने कहा कि अब मैं साइड पे बैठ जाऊँ, पीछे मैं एक दफ़ा लाइन से निकली तो लाइन तो आगे आ जानी है, फिर मुझे किसने जगह देनी है? यही बना दें जिनकी बनानी है, नहीं बनानी है मुझे बता दें, मैं सिर्फ मेरी बना दें। इन्होंने ये बात की, उसने पर्चियाँ पकड़ी, उसने पर्चियाँ सारी फाड़ी, उसने कहा अब मेरे से करवा लो टेस्ट, ठीक है।
अब ये बड़ी ऑफेंड हुई कि यार ये कैसे मुझसे बात कर रहा है, मैं एक औरत हूँ, ये मर्द है और मुझसे बात भी ऐसे कर रहा है और मुझे कह रहा है कि अब करवा लो मुझसे टेस्ट, ये इसकी जिम्मेदारी है मेरी टेस्ट, मेरा टेस्ट करेगा, ये को मैं इसके घर को नहीं आई हुई हूँ, सरकारी अस्पताल है, मैं जाऊँगी मेरा टेस्ट होगा। खैर वहाँ फड्डा हो गया और फड्डा होने के बाद FIR इन पर कट गई कि ये आए, इन्होंने शोर व गुल मचाया और इन्होंने ऑफिस को नुकसान पहुँचाया और हमें ज़दोकोब किया, जो सरकारी अमला बैठा था, हम ज़दोकोब हो गए और हमें बहुत तंग किया और इन पर जो दफ़ात लगी, अब ये बात सुनने की है, जो दफ़ा लगी ना इन पर उसमें FIR में, वो वही दफ़ा थी जो नूर मुकद्दम के केस में उस लड़के का क्या नाम है, उस जाफिर साहब पे लगी हुई है। दफ़ा 354 लगी हुई है। 354 का मतलब ये है कि आप पब्लिक में किसी खातून को स्ट्रिप करते हैं, ये है दफ़ा 354। और ये उस पुलिस वाले अल्लाह के वली ने, वो जो ASI बैठा होगा, SI बैठा होगा, उसने ये दफ़ा लगाई हुई है और हुआ कुछ भी नहीं था। अब इनके रोज़ाना चक्कर लग रहे हैं, कोर्ट कचहरी, एडवोकेट को पकड़ा है, वो वकील बेचारा इनकी बेलें करवा रहा है, बेल बिफोर अरेस्ट हो रही है, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये मैंने आपको एक वाक़या बताया जो रिसेंटली मेरे जानने वालों के साथ पेश आया। वैक्सीनेशन दरमियान में रह गई, वैक्सीनेशन के लिए निकले, उन्होंने प्राइवेट करवा ली, जाओ यार हम पैसे दे देंगे। पॉइंट ये है कि ये पाकिस्तान में एक वाक़या नहीं है। आप अगर आज यहाँ से उठें और खुदा न खास्ता आप बाहर निकलते हैं और आपका जेब कट जाता है, कोई चोरी कर लेता है, आपका बटवा निकाल लेता है और आप यहीं पे सामने थाना देखते हो, थाने में चले जाते हैं, आपको लगता है कि FIR कट जाएगी। पर्स आपका पहले कट चुका है, हर कोई ये कहता है पर्स पहले कट गया, वो उल्टा मुझे कर्ज लेके इनको देने पड़ने हैं, छोड़ो। ठीक है, कहने का मतलब है ये यूं नहीं होना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। रियासती इदारों को आपकी सर्विस के लिए रखा जाता है और वो सर्विस करनी भी चाहिए, बहुत सारी जगहों पर सर्विस हो भी रही है, लेकिन ये मसाइल सारे साथ साथ चलते हैं। अब ये पैटर्नेज बेस्ड सिस्टम में अगर मैं जिंदा हूं और आप जिंदा हैं तो इसका इलाज क्या है, हमारे पास क्या हल है? या तो ये है कि हम सर पे सुर्ख रंग की पट्टी बांधें और हम कहें कि मैं इनकलाब लाऊंगा, तगड़े हो जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। कायनात में तारीख़ हमेशा उन्हीं को याद रखती है जो इस तरह के इनकलाबी लोग होते हैं। चे गुवेरा याद है, पता भी नहीं क्यूबा में और कितने लोग होंगे, मंडेला याद है, पता ही नहीं अफ्रीका में और कितने लोग होंगे। ये तारीखी लोग होते हैं जो इनकलाब लाते हैं। अगर आप में इतना ज़ोर बाजू है, आप पट्टी बांधते हैं, आप कहते हैं मैं अपने आप से शुरू करूंगा, पहले खुद को ठीक करूंगा, फिर अपने मोहल्ले को ठीक करूंगा और मैं ठीक कर दूंगा, या आप इसी सिस्टम में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। सर्वाइव करने की कोशिश का क्या मतलब है? इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बने और फिर आप इस्तेहसाल करें, यानी आप फिर उस वैक्सीनेशन वाला बंदे की पोस्ट पे अप्लाई करें, आप वहाँ भर्ती हो जाएं, फिर आप ये हशर करना शुरू कर दें, या आप पुलिस में भर्ती हो जाएं और आप फिर ये वाला हशर करना शुरू कर दें। लेकिन सर्वाइव करने का मतलब ये होता है कि यार चलो मैं इस सिस्टम का पार्ट बन के मैं ये वाला बंदा नहीं बनूंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे जैसा कोई जो गरीब आदमी है जिसको मुझे एक दिन मसला हुआ था तो इसको भी शायद एक मसला, और वो जो मेरे पास आएगा तो मैं इसको वो वाली सर्विस दूंगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे सर्विस मिलेगी, जो कि नहीं मिली। बात समझ आ रही है आपको? कुछ वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो कहीं पर भी हो, वो टैक्स है, वो DMG है, वो पुलिस है, वो रेलवे है। मेरी एक दोस्त है 49th कॉमन में, अभी हमारे बाद जो कॉमन आई है, तो जो वो प्रेफरेंस रख रही थी ना, आप जब रिटर्न क्लियर कर लेते हो तो आपको प्रेफरेंस फॉर्म देते हैं कि आपने कौन सा ग्रुप ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। तो उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने करना क्या, क्यों CSS कर रही है? उसने मेरे को लोगों की खिदमत करनी है। मैंने कहा तो फिर कहती कि बस ये DMG और पुलिस का ग्रुप है और उसके बाद तो मैं फॉरेन सर्विस में जाके लोगों की क्या मैंने खिदमत करनी है, खुद पेरिस में बैठी होंगी तो मैंने पाकिस्तानी हूँ, क्या खिदमत करनी है। तो खैर हमारी बात हो रही थी तो मैंने उससे रेलवे की बात की ना। अब आप मुझे बताएं, जिसने खिदमत की जज्बे से, अब आप मतलब बहुत सारे लोग हैं जो DMG और पुलिस ऑब्वियसली बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं, उनका शौक़ रखते हैं, लेकिन अगर यही बात आपके जहन में हो कि यार मैं जहाँ पर भी जाता हूँ और मैं वहाँ पर कम से कम जो मेरे जैसे तबके से लोग आते हैं उनके लिए मैं और कुछ ना कर सका, उनको if I don't go an extra mile for them, I would at least entertain them in a way that I wanted myself to be entertained, right? अगर आप ये समझ लें तो सबसे ज़्यादा मौका आपको रेलवे में मिलता है। रेलवे में आप और मैं, अमीर आदमी थोड़ी ना सफ़र करता है, वहाँ वही सफ़र करता है जिसके पास बस का किराया नहीं होता। वह गरीब आदमी है जिसके पास बैठने की जगह नहीं होती है, वो सारी गठड़ी साथ बांध कर लाता है, 6 बच्चे होते हैं उसके, उनको सीट नहीं मिल रही होती है। अगर आप करना चाहते हैं और आप वाकई में इस मुल्क को सर्व करना चाहते हैं या वाकई अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि रियासत अगर आपको कोई एक बेहतरीन मौका देता है ना, तो वो ये सिविल सर्विस का इम्तिहान है, चाहे वो PMS है, चाहे वो CSS है, आपकी मर्ज़ी। ये तो वो बातें होंगी जो किताबी हैं, जो हर कोई ख्वाब लेकर आता है मैंने लोगों की खिदमत करनी है। असल में खिदमत लोगों की नहीं होती, अपनी ज़ात की खिदमत होती है।
अगर मैं आप लोगों से ऑनेस्टली पूछना शुरू कर दूं ना, तो यहाँ पर मुझे आधे लोग ये बताएंगे सर नीली बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। एडवोकेट साहब आप तो बताएंगे, बाकी ना हो। ऑनेस्ट ओपिनियन देखें, दिस इज दी ऑनेस्ट ओपिनियन। मुझे टैका चाहिए यार, शशका चाहिए, रोड पे गुजरूंगा, किसी की मजाल है मुझे रोक दे, मैं इशारा भी तोड़ूंगा, कोई मुझे कैसे रोकेगा? मैं जाऊंगा, लाइन लगी होगी, मैं लाइन में नहीं खड़ा हूंगा, मैंने ऊपर से जाना है, इसी साहब आए, मजाक है। ये हमारा एक नज़रिया होता है जब हम ये इम्तिहान देने आते हैं, और ये गलत भी नहीं है। जब मैं इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल सही बात है, मैं जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था ना, तो एक सीनियर डीएमजी हैं, तो वो मेरा मॉक इंटरव्यू ले रहे थे। तो जब मुझे इंटरव्यू ले लिया, मुझे कहा कि आपका कोई सवाल है? मैंने कहा सर एक सवाल है। कहता जी। मैंने कहा सर पैनल ने मुझसे पूछ लिया तुमने सीएसएस क्यों करना चाहते हो या क्यों किया है, तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा? कहते यार ये तो तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्यों किया। मैंने कहा नहीं सर वो तो छोड़ दें, वो तो मैं नहीं बता सकता ना मैंने क्यों किया। कहते नहीं अच्छा तुम मुझे बता दो तुमने क्यों किया है। मैंने कहा कि सर वो मैं इशारे पे खड़ा होता हूँ, बत्ती वाली गाड़ी आती है, शां करके गुजर जाती है, मैं इधर खड़ा रहता हूँ, मुझे ऑकवर्ड लगता है, या तो वो भी रुके या मुझे भी जाने दो, ये नहीं होगा, या फिर मुझे वो गाड़ी दे दो, मैं फिर यूं ही गुजरा करूंगा। कहता आपको पता है जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आपका पैनल में इंटरव्यू ले रहे होंगे, वो आपसे 40 साल पहले इसी सोच से सीएसएस करके आए हैं, उनको पता है कि आप भी इसीलिए सीएसएस कर रहे हैं। अगर आपने इसके अलावा कोई कहानी वहां डाली ना कि सर मैं तो तहसील का फंड इस्तेमाल करवाने आया हूं, तो ये कहानी वहां फेल हो जाएगी। उनको पता है कि आप इसलिए नहीं आए हैं, उनको पता है कि भाई आपने सरवाइव करना है इस सिस्टम में, इस सिस्टम में माइट इज राइट है, आपके पास ताकत है, आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उस ताकत को, और ताकत का कोई फायदा नहीं होता जब तक वो एक्सप्लॉइट नहीं होती है। मिसाल के तौर पे मैं डीसी लगा हुआ हूँ एक ज़िले का, और मेरे पास मेरी बहन आती है और मुझे कहती है कि ये मेरी दोस्त हैं और इनकी आपके पास नौकरियां आई हुई हैं तो आप इसकी जॉब लगवा दें, और मैं नहीं लगाता हूँ, तो मेरे को पावर का फ़ायदा हुआ ना, मेरी बहन को फ़ायदा नहीं हो रहा, क्या फ़ायदा फिर? मैं कहूँगा ना कि यार मेरिट पे अब मैं तुम्हारी दोस्त को लगा दूँ और इसका मेरिट नहीं बनता, और वो जो गरीब ठेले वाले का बेटा आया हुआ है उसको ना लगाऊँ, तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना पावर का। पावर का फ़ायदा तभी जब आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तभी आपको कहते हैं वाह क्या बात है यार, देखो मेरा कज़न डीसी लगा हुआ है, हम सारे कज़नों की नौकरियां लग गई हैं, अब कज़न चाहे मेरिट पे आते हैं कि नहीं आते हैं, नौकरियां लग गई हैं। बात समझ आ रही है? हमारा जहन डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है। हम ये समझते हैं कि जब हम सर्विस में आते हैं तो हमारे पास पावर होगी और फिर हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, और इसी से हमारी ज़िंदगी बनेगी, इसी से हम लोग इस माशरे में हमारा टैग होगा। एक तो ये वजह, और एक दूसरी वजह जो शायद मेरी जनरेशन, फिर भी मेरी जनरेशन भी खैर वही है, लेकिन मैं थोड़ा सा महफूज रहा हूँ, आप लोगों की जनरेशन शायद इतनी ज़्यादा महफूज नहीं है, वल्नरेबल है। इंस्टा पे स्टोरी लग जाए, ये नहीं है आप लोगों को, आपको लिटरली नहीं लगता? ले इधर सारे गेम ही फेसबुक और इंस्टा की है, देखा नहीं है वो फलां नाम याद होते हैं, जानता ही नहीं है कोई। अब एक बंदा डीएमजी में आया ना या पुलिस में आया, आप उसको जानेंगे भी नहीं, आप भावल नगर के हैं, वो कश्मीर के, आपको क्या पता है? इंस्टा पे आपने देखा यार क्या पोस्टें हैं यार, चेक किया, नीली बत्ती वाली गाड़ी में होता है, छापे मार रहा है, लोगों को अंदर कर रहा है। पहले 50 लाख 50,000 हो। हाँ, आप जिस दिन सीएसएस का इम्तिहान पास होता है आपके 50 लोग फॉलोअर होते हैं, अगले दिन आपके 600 लोग फॉलोअर हो जाते हैं, आप कहते हैं क्या बात, शश का। तो ये जो चीज़ें आप लोगों को जहन में है ना, मैं सिर्फ आप लोगों को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ आपके जहन में नहीं है। ये जब मैंने सीएसएस किया था तो हमारे भी जहन में ये बातें थी, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बातें होती हैं। शाज़ो नादिर कोई एक बंदा आता है जो कहता है नहीं जी मैं तो बड़ा प्योरली अवाम की खिदमत करने के लिए आया हूँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग बहुत बड़े हीरे हैं। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, अभी ये इस एकेडमी को जो रन करते हैं, ये जो आपके पास ब्रोशर्स हैं डीआईजी साहब, इनके साथ मैं बैठा हुआ था, तो उनसे भी मेरी यही बात हो रही थी कि देखें आज आप पावर को एक्सप्लॉइट भी कर लेंगे, आपके हाथ में है, आप गरीब को तंग भी कर लेंगे, क्योंकि तंग आप गरीब को ही कर सकते हैं ना, अमीर को आप कहाँ तंग कर सकते हैं? आप डीसी लगे में आपको लगता है कि वहाँ मियाँ मंशा को आप तंग कर सकते हैं? उनका तो मैंने नाम ले लिया ना, बड़ा अमीर आदमी है, उसने आपको यहाँ से फेंकवाना है, आप उधर हैदराबाद में होंगे, अगले दिन आप वहाँ किसी को तंग करेंगे, आपको वहाँ से फेंकवाना है, आप कोयटा में होंगे, क्योंकि उनके सियासी ताल्लुकात होंगे। तो आप गरीब आदमी को तंग भी कर लेंगे, आज सब कुछ हो जाएगा, और आपको ये जो आपकी जो एक कमज़ोर ईगो है ना, इसको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। मेरी ईगो इसी बात से खुश होती है, देखे लाइन में लगाया हुआ है, बात समझ आ रही है? लेकिन खुदारा अगर आप लोगों का ये जहन है ना, तो दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। हालात तब्दील हो रहे हैं, और जब हालात तब्दील होते हैं ना, तो मुल्क आज नहीं तो कल बेहतरी की डायरेक्शन में जा रहा होता है। एक वक्त आने वाला है कि आपके हाथ बंधे होंगे
और आप किसी गरीब आदमी को कुछ भी नहीं कह सकेंगे और होंगे आप डीसी। अगर आपको लगता है कि आप पावर एक्सप्लॉइट कर पाएंगे तो ये नहीं हो पाएगा, आज भी नहीं होता है। आपको लगता है कि फ़र्ज़ करें मेरी और आपकी दुश्मनी है या मुझे आप अच्छे नहीं लगते हैं और मेरा भाई एसपी लगा हुआ है और मैं भाई से कहूँगा भाई इसको पकड़ के अंदर करो, भाई इसको पकड़ के अंदर कर देगा? होता होगा कहीं अंग्रेज़ दौर में ऐसा, अब ऐसा नहीं होता। अब मेरा भाई जब इसको पकड़ने आएगा ना तो ये साथ वाला भाई पकड़ के ना एक वीडियो बना लेगा, वो ट्विटर पे फेंक देगा और मेरा भाई सस्पेंड हो जाएगा और ये आज़ाद हो जाएगा। अब वो दौर ही नहीं है, ठीक है। अब हैविंग सेड ऑल ऑफ इट, हम लोग सब लोगों के जहनों में मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद होते हैं। ये सब कहने के बाद मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप लोग बहुत ही कोई नोबल कॉज लेकर आएँ और आप सब लोग एक मुतवस्सित घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब लोगों को एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत है, आप सब लोगों को रोज़गार कमाना है, आप सब लोगों ने अपने आप को प्रूव करना है और अपने वालिदैन को कसर फ़ख्र से बुलंद करना है। ये वो सारे नोबल कॉजेज़ हैं जिनके लिए आप इम्तिहान देते हैं और आप इम्तिहान पास भी कर लेते हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी कर लेंगे। तो पहली तो बात है, आपको इस सिस्टम में सर्वाइवल के लिए भी ये इम्तिहान देना होता है, क्योंकि चलें आप तो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, आपको क्या पता है कि आप एक्सप्लॉइट ना हो रहे हों, आप कैसे इंश्योर करेंगे? अब अगर मैंने जिनकी स्टोरी सुनाई उनकी जगह अगर आप जाते वैक्सीनेशन करवाने और आपका कोई दोस्त CSP ना होता तो आप वही धक्के खा रहे होते जैसे वो धक्के खा रहे हैं। तो इसको इंश्योर लोग कैसे करते हैं कि यार मेरा भाई CSP है, ठीक है। तो वो जो पुलिस वाला होता है ना वो भी एक दफ़ा सोचता है यार ऐसे डंडा दे देना इसने, तो वो भी ये 2 नंबरी नहीं करता। एक होता है पावर को डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना कि यार कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए, एक होता है अगले को नुकसान पहुंचाने के लिए पावर, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आप एक डेटरेंस के लिए भी लोग CSS का इम्तिहान देते हैं और PMS का। उसके बाद फिर आप लोगों ने ऑब्वियसली एक अच्छी नौकरी चाहिए, परमानेंट आप लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है और उसमें फाइनेंसेस का इशू है जो आपको नौकरी से ही हासिल होना है, और एक बड़ी मोतबर और एक बहुत अच्छी नौकरी है। यहाँ तक तो बात मैंने कर ली। अब मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि ये इम्तिहान क्यों आप लोगों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो जितना भी अमीर है, चाहे वो जितना भी गरीब है। ये इम्तिहान वो है जो आप लोगों को एक बहुत रिस्पेक्टेबल लाइफ इस मुल्क में दे सकता है अगर आप पास कर लेते हैं इंशाल्लाह। और वो रिस्पेक्टेबल लाइफ हर तरह से होती है, सिर्फ लोगों की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं, बल्कि एक बड़ी स्टेबल जॉब होती है, आपको तनख्वाह मिल रही होती है, आपको एक अच्छी रहने की जगह मिल जाती है जो इस मुल्क में बहुत मुश्किल है, आपको सवारी मिल जाती है, आप उसमें उसके लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी आसाइशें हैं जो हर शहरी का हक हैं। लेकिन चूँकि हम गरीब मुल्क हैं तो हम वो हर शहरी को नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो जो चूँकि सरकारी मुलाजमीन होते हैं, सरकारी अफसर होते हैं, एटलीस्ट उनके पास वो सारी मराहत होती हैं। तो ये सब आपको पूरा का पूरा एक पैकेज, एक बहुत अच्छी लाइफ आपको मिल सकती है कि इम्तिहान पास करने में। एक बात तो ये हो गई। मैं आपको डाउन साइड ऑफ द पिक्चर नहीं दिखा रहा, मैं दिखाना चाहता भी नहीं हूँ। आप अभी तो आप लोग एस्पायरेंट्स हैं ना, आपने इम्तिहान देना है। ये अलग बात है कि जो उम्मीदें आप रख के आते हैं जब आप सर्विस में आते हैं तो वो उस तरह से पूरी नहीं होती हैं, ये एक और कहानी है। ये तो जब आप आएंगे तो फिर आपको मैं बताऊंगा ना कि भाई आपके साथ हैंड नहीं हुआ। खैर ये नहीं, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी सर्विस है जो आप लोगों को ज़रूर इम्तिहान देना चाहिए। एक बात, अब अगली बात की तरफ आएँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ग्रेजुएट्स होंगे, कोई साइकोलॉजी का है और कोई BBA किसी ने किया हुआ है। आप मुझे बताएं कि आप लोगों के पास और ऑप्शन क्या है। अगर कोई इम्तिहान डिग्री कर लेता है और उसके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? या तो ये है कि डिग्री के बाद फ़ौरन आपकी जॉब लग जाए, जो आपकी फील्ड है उसकी नौकरी आपकी लग जाए, या तो एक बात है। या दूसरी बात ये है कि आप हायर स्टडीज़ कर लें, MPhil PhD वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर आप कोई नौकरी करें। जस्ट ऑन द साइड नोट दैट वी पीपल इन पाकिस्तान वी स्टडी बिकॉज वी हैव टू अर्न। वो शशका और लोगों का होता है, वो बाहर होता है कि यार मैं शऊर हासिल करने के लिए तालीम हासिल कर रहा हूँ। ये जो आपको बात बताते हैं ना, ये बड़ी अजीब सी लगती है। हम लोग ने कमाने के लिए भी तालीम हासिल करनी होती है। शऊर तो मिलेगा ही, कमाना भी है ना। ये आपका अपना कारोबार है, साइड पे कारोबार चल रहा है, मैं तालीम भी हासिल कर रहा हूँ, फिर तो अलग बात है। पैसे वहाँ से कमा लूँगा, तालीम शऊर के लिए आ जाएगी। तो हम लोगों ने तालीम हासिल करके कमाना ही है। अब आप MPhil PhD भी करेंगे तो आपने एट द एंड ऑफ द डे you'll have to come back and you'll have to apply for any job, right?
and you, I don't know if you would be able to get any job, because there is a dearth of jobs in Pakistan in every field, no matter what university you have attended, no matter what degree you have got, नौकरियों की कमी है. तो आप लोगों के पास ये ऑप्शंस होती हैं कि यार या तो मैं अपनी फील्ड की जल्दी से नौकरी मुझे मिल जाए, या मैं एमफिल पीएचडी कर लूँ, एमएस पीएचडी कर लूँ, या फिर मैं कंपटीशन का इम्तिहान दे दूँ. तो देखिए हमारे पास सीएसएस की तो एज लिमिट है ना 30 की, आपकी एमफिल पीएचडी की तो कोई लिमिट नहीं है. If you attempt for this exam, if you prepare for this exam for 1 year, for 2 years, for 3 years, for 5 years, I don't know, whatever it takes. If you prepare for this exam and you appear for this exam and unluckily or unfortunately you don't get it, फर्ज कर लें worst case scenario ये है कि you don't get it in 3 attempts, right? आपका क्या होगा? 3 से 4 साल आपको लगता है कि मेरे ज़ाया हो जाएंगे. They don't get wasted for God's sake. You have studied a lot. ये सिर्फ CSS PMS नहीं है, कहानी यहाँ ख़त्म थोड़ी ना होती है. आपके पास बहुत सारे अच्छे डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छी पोस्ट आती हैं. असिस्टेंट डायरेक्टर FIA है, आपको पता होगा. आपके IB में एग्जाम्स आते हैं, ISI में एग्जाम्स आते हैं उनकी, और उनका पैटर्न यही होता है. जो CSS की लोग तैयारी कर लेते हैं या PMS की तैयारी कर लेते हैं तो वही लोग क्लियर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इम्तिहान तकरीबन मिलता जुलता है. आपकी NAB में पोस्ट आती हैं, आपके पूरे पाकिस्तान में सेक्रेटेरिएट में जहाँ पर भी AD की पोस्ट आती हैं, आप वहाँ पर अप्लाई करते हो और आपकी जॉब्स हो जाती हैं. और उनका टेस्ट पैटर्न ऐसा ही है जैसे CSS की ऐसे का इम्तिहान है, या वो थोड़ा छोटा पैटर्न पे होगा, यानी 12 इम्तिहान नहीं होंगे लेकिन छोटे उस पे होगा, लेकिन इम्तिहान ऐसा ही होता है. तो आप 3-4 साल लगा लेते हो, यू इन्वेस्ट इन इट. और अगर आपको खुदा ना खास्ता वर्स्ट केस सिनेरियो, इफ यू डोंट गेट द CSS और PMS, you are very well prepared for every other exam, right, in the Pakistan, every other competitive exam. अच्छा, फर्ज कर लें इससे भी ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो, you don't get any of that job as well. अगर आपको लगता है ना कि आपने 3-4 साल इन्वेस्ट करने के बाद CSS PMS भी नहीं हुआ, आपने और इम्तिहानात दिए वो भी नहीं हुए, तो फिर मेरे 3-4 साल ज़ाया हो गए. देखें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें. आपने 3 से 4 साल देने अपनी ज़िंदगी के, ठीक है, इस इम्तिहान को और इस कंपटीशन को. इज़ इट वर्थ इट? आप ज़रा खुद सोचें कि ये 3-4 साल के बाद आपका क्लियर भी तो हो सकता है ना. 50-50 चांस है, आपका क्लियर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता. वेरी मतलब इट्स 50%. लेकिन अगर क्लियर हो गया तो फिर क्या वर्थ है, और अगर खुदा न खास्ता क्लियर नहीं होता तो क्या नुकसान हुआ आपको. 3 से 4 साल गए, आप 22, 23, 24 साल की उम्र के होंगे सब लोग. 25 साल मैक्सिमम एज होगी आप लोग की, 25-26 साल में होंगे. तो 3-4 साल यहाँ लगते हैं तो आपके पास तो MPhil PhD के लिए सारी जिंदगी पड़ी हुई है ना. यू कैन गेट हायर स्टडीज, यू कैन गो फॉर अदर जॉब्स वगैरह वगैरह, एवरी अदर थिंग. गेट इट? तो मैं ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है कि किसी भी इंसान को, कोई भी जो ग्रेजुएट है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, अगर उसको थोड़ा सा शऊर है और वो चाहता है कि वो पाकिस्तान में एक अच्छी नौकरी करना चाहता है, ही शुड बी अटेम्प्टिंग फॉर दीज एग्जाम्स, नो मैटर व्हाट हिज डिग्री इज और हर डिग्री इज, नो मैटर व्हाट इंस्टीट्यूशन डिड ही और शी अटेंडेड. कोई ये बात मैटर ही नहीं करती है. व्हाट मैटर्स इज इफ यू आर डिटरमिन्ड, इफ यू आर फोकस्ड एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट टू एन एक्सटेंट. ऐसा नहीं है कि जुनून है और इश्क है और मैंने यही करना है वरना मैंने कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है. अगर आप थोड़े से परसिस्टेंट हैं और आपने ये बात खुद को डेडिकेट कर दिया कि यार 3-4 साल है, आई विल डू दैट. 3-4 साल भी नहीं है, अगर आपकी पहली अटेम्प्ट में पास हो जाता है तो आपका 1.5 साल भी नहीं लगा ना यहाँ पर. आपको तो 1 साल की बात है, 1 साल में आपका इम्तिहान हो जाता है और आप क्लियर कर जाते हैं. और अगर नहीं होता, मैं तो टोटल बता रहा हूँ कि 3 अटेम्प्ट्स के लिए 3-4 साल ही आपके मैक्सिमम लगेंगे. तो यू इन्वेस्टेड, और ये ज़ाया नहीं होते हैं. ये कैसे ज़ाया होंगे? अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया कि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये भी ना मिला और वो जॉब्स भी ना मिली, तो दोस्त आप जो भी जॉब कर रहे होंगे ना, यू विल बी देयर, योर कोलीग्स विल बी देयर. बहुत बड़ी वजह है. एक डॉक्टर है या इंजीनियर जो आप लोगों में बैठे होंगे, वो जब इंजीनियरिंग की जॉब में आपके कोलीग होंगे और जब आपने CSS की प्रेप करके और फिर आप उसी जॉब पे बैठे हुए हैं, तो उसमें और आप में शऊरी सतह में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है. आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा उससे परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने ऑफिस में. तो ये तो बात मतलब है जहन से ही निकाल दें कि खुदा न खास्ता अगर आप पढ़ेंगे 3-4 साल और आपको ये पढ़ाई ज़ाया हो जाएगी, या आप कोई नई चीज़ सीखते हैं और वो ज़ाया हो जाएगा, या आप मेहनत करते हैं तो वो ज़ाया हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, हम सबका ईमान है, खुदा नाइंसाफ़ नहीं हो सकता, नाइंसाफ़ी वो नहीं करेगा. खुद कलाम पाक में जगह जगह अल्लाह फरमाते हैं कि ये नाइंसाफ़ी वाली बात नहीं है. आपने अगर मेहनत की हुई है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि खुदा से कहे कि बस यार तुम्हारी मेहनत को मैंने वैसे ही उड़ा दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ तुम्हें. इट नॉट पॉसिबल. आपको कहीं ना कहीं लाइफ में फील होगा कि यार दिस इज़ पॉसिबल. अब तो ये बात तो थी यहाँ तक कि यार आप लोगों को अटेम्प्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. आप लोगों को ज़रूर देनी चाहिए. अब सीन क्या है कि जब आप अटेम्प्ट देते हैं
या देने की तैयारी करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के जहन में कोई मुझे बताएगा? दोस्त जो आप लोग अभी आए हैं पीछे, आप कॉर्नर में, जी सर। आपने जब इरादा किया कि यार मुझे CSS देना चाहिए, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड? क्या जहन में सवाल आया कि अच्छा क्या CSS क्या होता है? आपने गूगल किया होगा कि नहीं सुना हुआ था? सोचें, आपको पता था ऑलरेडी CSS क्या होता है? यस सर। कहाँ से सुना था आपने? फर्स्ट टाइम कहा बस यूनिवर्सिटी में दोस्तों से सुना। दोस्तों से सुना था। एनीबडी कुड आंसर के यार मेरे जहन में पहला सवाल क्या आया था जब मैंने CSS को सोचा कि यार मुझे करना चाहिए यार? शाबाश 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 शाबाश। कि मुझे सब्जेक्ट चूज़ क्या करने चाहिए और इसमें इम्तिहान कितने होते हैं, कौन से होते हैं, कहानी वो आपको मैडम बताएंगी, अभी आएंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन एक आप आज यहाँ पर आए हैं तो आपके जहन में ये सवाल भी होगा कि यार मुझे एकेडमी लगानी भी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, ट्यूशन पढ़नी भी चाहिए, कोचिंग करवानी भी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, मैं घर बैठ के तैयारी क्यों ना कर लूँ? बहुत सारे लोग कर लेते हैं, आप सुनते हैं अखबारों में आता है ये जो वर्ल्ड टाइम उठाया हुआ दोस्त ने, इसमें अक्सर आ रहा होता है एक ऑफिसर बताता है आपको कि देखो मैं तो घर में बैठा हुआ था और मैंने तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया हूँ। रिस्पेक्टेड सीनियर, शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड गर्ल। और ऐसे ही बहुत सारे उन जैसी और बहुत सारी मिसालें हैं जो घर बैठ के तैयारी कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए आपको या नहीं करनी चाहिए। मैं इस वक्त एकेडमी का मुलाजिम नहीं हूँ, ठीक है? आप ज़रा इस बात को गौर से सुनिएगा। मुझ पर कोई लाजिम नहीं है कि मुझे एकेडमी ने कहो कि यार इनको एकेडमी का कहना है, नहीं नहीं। मैं आप लोगों पर ये फैसला छोड़ता हूँ, ये हर इंसान ने अपना ज़ाती फैसला कि वो एकेडमी ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जब आप लोग ये देखते हो ना कि 12 इम्तिहान है ना, 12 पेपर्स हैं और एन मुमकिन है इसमें 8 या 10 वो वाले सब्जेक्ट होंगे जो आपने कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं होंगे, ठीक है? अब जिसने पॉलिटिकल साइंस, जिसने इंजीनियरिंग की उसको पॉलिटिकल साइंस का क्या पता, जिसने लॉ किया हुआ उसको जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का क्या पता, ठीक है? तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आप लोगों ने कभी देखे भी नहीं होंगे। तो जब आपको किसी एक छत के नीचे बहुत सारे असातिज़ा मिल जाते हैं जो आपको सारे करवा रहे होते हैं, तो ये एक फैसिलिटी है, ये एक अच्छी फैसिलिटी है। वरना आप क्या करते हैं कि आप पाकिस्तान अफेयर की ट्यूशन एक जगह पढ़ने जाते हैं, करंट अफेयर की दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं, वो उस्ताद है, आप कैसे सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं। ये एक अच्छी फैसिलिटी होती है कि आप एक इंस्टीट्यूशन में आते हैं, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन लें ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कोई एक इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक जगह पर उनके असातिज़ा मिल जाते हैं। असातिज़ा अच्छे होते हैं नहीं अच्छे होते हैं, ये कहानी बात की है। कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं है, ये भी कहानी बात की है। लेकिन आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिस पर आप सवाल भी कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर खुशकिस्मती से कोई ऐसे लोग पढ़ाने आ रहे हैं जो ऑलरेडी इस पूरे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, तो आपको साथ साथ बताते जाते हैं कि यार यहाँ पर ये मसला, यहाँ पर यूँ कर लो, यहाँ यूँ कर लो, मैंने यूँ कर लिया था, मेरा ये तजर्बा था, वगैरह वगैरह। तो इस हद तक अगर आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं फाइनेंशियली, और दूसरी तरह से भी ख़वातीन का घर से निकलना मसला होता है, पैसों का मसला होता है, जॉब्स का इशू होता है, आपके पास टाइम नहीं होता है वगैरह, अगर आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, आपको ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं किसी भी मजबूरी के तहत, तो ये नहीं है कि आप CSS नहीं कर सकते, CSS फिर भी हो जाता है। ऑब्वियसली यू विल हैव टू वर्क हार्डर एज कम्पेयर टू दोज हु आर अटेंडिंग CSS अकेडमीज और लाइक दैट। क्योंकि हम लोग का पाकिस्तानी मुआशरे में हमारे एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि स्कूल कॉलेज में हमें बस उस्ताद का डंडा होता था और हमें रट्टा लगा के पढ़ाया जाता था। तो हमारा वो इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता कि हम लोग खुद से इतने स्टूडियस हों कि मैं घर में बैठा हूँ किताबें उठा के और मैं इतना मोटिवेटेड हूँ कि मैं पढ़ी जा रहा हूँ। When you come there in such places, you have a lot of people around you who are working very hard, and when you see them, you get motivated obviously. कि देखें मेरा दोस्त है और वो इतना ज़्यादा पढ़ रहा है, and he is involved in the class and he answers all the questions and he is very well read and etc etc. So when you get this motivation, you decide कि यार ठीक है कि बेटा मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी लगा हुआ हूँ। तो थोड़ा सा ना वो आपको वर्क इन्वायरमेंट का भी वो बड़ा असर पड़ता है। अगर आप घर में कर सकते हैं फाइन, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन अगर आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं तो यू शुड गेट इट। सेकेंड थिंग, थर्ड इज व्हाट आई वांट टू टेल यू टुडे कि एक बात जहन में याद रखिएगा, ये मैं आज आपको एक टिप दे रहा हूँ और ये शायद आपको जब आप इम्तिहान इंशाल्लाह पास कर लेंगे तब आपको एहसास होगा
कि आप लोगों ने कभी अखबार में वो मेज़ देखी थी, वो मेज़, अंग्रेज़ी वाला मेज़, वो जो पहेली होती है जिसमें नहीं यूं डब्बे 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 बने होते हैं, यहाँ एक घर होता है और आपने वो रास्ता ढूंढना होता है। अखबारों में आती है, बचपन में हमने खेली हुई है ना, कि वो घर ढूंढना है और एक ही रास्ता वहाँ तक पहुँचता है, बाकी सारे ब्लॉक हो जाते हैं, राइट। ये CSS ना ये वाले घर होता है, CSS का इम्तिहान पास करना। इसके लिए ना ये एक जंगल समझें या ये जो भी एक पहेली है, आपने उसमें से ट्रैवल करके वो रास्ता ढूंढना होता है और यहाँ तक पहुँचना होता है। इसमें जो अखबारों में हमारे पास थी, ये हमने गेम खेली थी, और इस CSS की गेम में फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें तो एक ही रास्ता वहाँ तक पहुँचता था, और यहाँ ओरिजिनल गेम में ना 200-400 रास्ते वहीं पहुँच जाते हैं। बात समझ आ रही है? यानी जिस रास्ते से आप ट्रैवल करेंगे एन मुमकिन है कि वो वहाँ पहुँच जाए, मुमकिन है ना भी पहुँचे, लेकिन मुमकिन है वो वहाँ पहुँच जाए। आपने कौन सा रास्ता चूज करना है, ये आपका कमाल होगा, ये आपका फैसला है कि मैंने कौन सा रास्ता चूज करना है। पहुंचते सारे रास्ते वहीं पर हैं, या बहुत सारे रास्ते वहीं पर पहुंचते हैं। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आप लोगों से? मैं जब CSS की तैयारी शुरू कर रहा था, तो मुझे मिसाल के तौर पे छोटी सी बात है, मुझे ये नहीं पता था CSS कैसे कैसे लिखते हैं। फ़र्ज़ करें मुझे नहीं पता, मैं एक दोस्त से मिलता था जो CSS का इम्तिहान देकर क्लियर कर चुका था। मैं उसे कहता था, यार मुझे ये बस बता दो कि ये ना ये वाली लाइन कैसे लिखूंगा, थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा, ये कहाँ लिखी जाती है। वो मुझे बताता था, यार मैंने तो यहाँ लिखी थी और ये यहीं लिख दो, करो। मैंने कहा ठीक। मुझे कुछ दिनों बाद कोई और बंदा मिला, कोई और उस्ताद मिला, वो मुझे कहानी और सुना रहा था कि नहीं वो तो यहाँ नहीं होती है, वहाँ होती है। आई वॉज लाइक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कल यहाँ पर थी, आज लाइन यहाँ कैसे चली गई है। अच्छा, फिर मैं तीसरे बंदे के पास गया, वो मुझे बिल्कुल ही कोई और बात बता रहा था और मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज था कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। देखिए एक बात जहन में रखिएगा, ये सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं जितने भी हैं 12, सिवाय जनरल साइंस एंड एबिलिटी के। ये कोई मैथ का 2+2 4 नहीं है। आप 10,000 तरीकों से सवाल अटेम्प्ट करेंगे, एन मुमकिन है 10,000 के 10,000 पास हो जाए, और एन मुमकिन है 10,000 के 10,000 फेल हो जाए, हालांकि सबने पढ़ा हुआ है, सबने वही उसका जवाब वैसे ही लिखा हुआ है। ये सब्जेक्टिव इम्तिहान होता है, ठीक है। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि जब आप अपनी तैयारी शुरू करें तो कोई एक सोर्स पकड़ लें जिस पर आपको एतबार हो कि ही और शी कैन गाइड मी। जो इसका रास्ता था इस मेज में, मैं वही रास्ता अपना लूंगी या अपना लूंगा और मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैंने 6 बंदों से पूछा और उनके 6 रास्तों पे मैं चल पड़ा तो मैं कंफ्यूज होकर वहीं पे रुक जाऊंगा, मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। एक ही बंदा, एक ही बंदी, यूट्यूब की वीडियो हो सकती है, कोई एक एकेडमी हो सकती है, कोई एक ऑफिसर हो सकता है, लेकिन ऑफिसर के पास टाइम बड़ा कम होता है, ऑब्वियसली वो जॉब में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, वो कैसे आपको सारा टेन्योर आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन इफ़ यू गेट देम, तो किसी एक शख्स से मशवरा लें और उससे, और वो आप इस बुनियाद पे तय करें कि आप में और उसमें मुमासलत कितनी है, आपका बैकग्राउंड क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। फ़र्ज़ करें माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ी हुई है, अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी की CSS ऑफिसर अगर वो कोई कर लेती है या कर लेता है तो आपको लगेगा कि यार मेरा भी माइक्रो है, उसने भी माइक्रो पढ़ी हुई है, या हम एक यूनिवर्सिटी के हैं, एक डिपार्टमेंट के हैं। तो यू सी, ये दिस मैन कैन गाइड मी या दिस वुमेन कैन गाइड मी वेरी वेल, बिकॉज वो भी उसी सारे प्रोसेस से और उसी बैकग्राउंड से आई है जिस बैकग्राउंड से मैं और जिस प्रोसेस से मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। बात समझ आ रही है? तो अगर आप किसी एक तरीके को पकड़ते हैं ना तो यू विल गेट देयर इंशाल्लाह वेरी सून। यहाँ तक तो बातें ये हो गई हैं। यार ये बंदा नहीं है, कोई पानी शानी पिला दे। अच्छा नहीं आप बैठे। तो अब CSS के बाद क्या होता है? नाउ द गुड पार्ट इज स्टार्टिंग। अभी तक सब बोरिंग था, ठीक है। तो दोस्त, मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोगों को पता है कि ये बहुत एक अच्छी नौकरी है और बहुत अच्छा आप लोगों को ये सोसाइटी ट्रीट करेगी, जो कि उसूलन नहीं होना चाहिए। ये एक नौकरी होनी चाहिए और उस नौकरी की उतनी ही इज्जत हो जितनी वो नौकरी है, बस वो नौकरी है। ये कोई ऐसा तमगा नहीं है, आप कोई मेजर अजीज़ भट्टी नहीं बन जाते हैं CSS के इम्तिहान पास करके। लेकिन ये मुआशरा आपको बना देता है। आपको आई विल शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से भी रिसेंटली गुजरा हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी वियर्ड भी लगती थी, बट इट हैपेंड। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एड अप टू सो मेनी ऑफ योर एम्स इन द लाइफ ना। मेरा जिस दिन रिजल्ट आया तो मैं कोई बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करता, मैं सिर्फ फेसबुक इस्तेमाल करता था और वो भी बहुत कम, अक्सर डीएक्टिवेटेड होता था। तो ये लाइव है, मुझे पता नहीं बात करनी चाहिए नहीं। आई नेवर गॉट मोर देन 3 or 4 फ्रेंड रिक्वेस्ट इन माई लाइफ इकट्ठी। कभी मुझे
3-4 से ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट इकट्ठी नहीं आई कि यार, मतलब ऑब्वियसली मैं इतना कोई फेमस आदमी भी नहीं था और मैं एक नॉर्मल आदमी और ना मैं फेसबुक पे इतना एक्टिव था वगैरह। जिस रात मेरा रिजल्ट आया ना, शाम का वक्त था, तो अगले दिन शाम को मैंने फेसबुक चेक की ना। अभी तक तो मैंने फेसबुक पे वो अपलोड ही नहीं किया था, वो जो होता है फीलिंग एक्साइटेड विद सो मेनी पीपल, तो अभी तो मैंने वो अपलोड ही नहीं किया था। एंड बिलीव यू मी, मुझे 1200 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। आई नेवर न्यू कि ये कौन लोग हैं, मुझे पता नहीं था। मुझे 1200 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी और मैं पहले चकरा गया हूँ। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है? फिर मुझे लगा शायद कोई स्कैम है या कुछ ऐसा है, तो मैंने वो देखी हैं, वो वाकई लिस्टें थी। मुझे खुशी हुई यार, देखो मुझे लोग जानने लग गए हैं, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अच्छा, मैंने वो सारी एक्सेप्ट की। मैंने कहा यार देखो अच्छी बात है, देखो तुमसे लोग ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। आई वेंट बैक टू माई होम एंड माई फादर वॉज वेरी हैप्पी ऑब्वियसली। कुछ मेरे घर में मुबारकबाद देने के लिए लोग आए जो मेरे अब्बू के दोस्त थे या मेरे दोस्त थे। तो मेरे अब्बा का एक दोस्त मुझे, उन्होंने मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि यार, वो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, कहते हैं यार आज मेरी दुकान पे एक बंदा आया और उसने मुझे कहा कि आपकी बात हो रही थी, तो हमने कहा कि यार हमारा एक बॉय है जिसका पास हो गया इम्तिहान। तो उसने कहा कि हाँ मेरा भी भतीजा पास हो गया। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा माशाल्लाह, तो आपका भी भतीजा पास हो गया, क्या नाम है उसका? तो उसने बताया यार मेरे भतीजे का नाम लारैब है। तो मैंने उसे कहा कि यार वो तो मेरा भतीजा है, तुम्हारा कैसा भतीजा है? तो मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तो तुम, वो मेरे अब्बा के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो उनके जानता हूँ पूरे ख़ानदान को, वो कैसे तुम्हारा भतीजा है? तो उसने कहा कि नहीं, उसके जो चाचू फोत हो गए ना, वो मेरे दोस्त हुआ करते थे। ये बातें बहुत माइनर होती हैं, लेकिन ये आपको दिली तौर पे एक तस्कीन इसलिए देती हैं कि देखो ये कोई गलत बात नहीं है कि अब अफसर बन गए हो तो अब लोग ताल्लुक़ रख रहे हैं। नहीं, ये भी मोहब्बत है उनकी कि यार चलो कम अज़ कम वो मुझसे अब अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे हैं कि यार चलो मेरे चाचू को जानते थे और अब उनका मेरे साथ एक ताल्लुक़ और एक वसीला बन गया। ये बहुत बड़ी बात होती है व्हेन यू गेट दिस रिकग्निशन, राइट। और फिर अगर आप माशरे में इस्लाह की नीयत से आते हैं कि यार मैं इस्लाह करना चाहता हूँ, तो आपकी रीडरशिप बढ़ जाती है ना। अगर मैं ना करता और मैं अफसर ना बनता तो शायद मेरी बात पर ना कोई यकीन, मेरे घर वाले नहीं यकीन करते, औरों ने क्या यकीन करना, घर वाले तो सीरियस ही नहीं लेते थे। तो जब आप यहाँ से आते हैं और ये सब कुछ हासिल करके आते हैं, तो फिर आप लोगों की एक लीडरशिप बन जाती है। लोग यकीन करते हैं आप पर, ट्रस्ट करते हैं कि यार ही हैज़ समथिंग या शी हैज़ समथिंग, तो आपकी बात भी सुनते हैं। तो यू कैन एक्चुअली ब्रिंग सच अ बिग चेंज इन दिस सोसाइटी बाय जस्ट क्लियरिंग दिस वन एग्जाम। दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग। 12 इम्तिहान है, सारी ज़िंदगी आप पेपर देते आए हैं, यूनिवर्सिटी के 57-58 आप लोगों ने कोर्सेज पास किए हैं, 48 कोर्सेज पास किए हैं। दिस इज़ अ वेरी, उसके मुकाबले में ये बहुत आसान काम है। थोड़ी सी सीरियसनेस होती है एंड यू गेट थ्रू इट, एंड व्हेन यू गेट थ्रू इट यू गेट सो मच, बिलीव यू मी, यू गेट सो मच। तो आप लोग माशाल्लाह बहुत यंग हैं, आप लोग मोटिवेटेड रहें और ज़रूर इम्तिहान दें, कभी डीमोटिवेट ना हो। लाइफ थ्रोज लेमन्स अक्सर, तो मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। आपको अगर लाइफ इस तरह के दे रही है तो आप ज़रूर कोशिश करें। अब ये बात करने के बाद इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ जल्दी से शूट करें ताकि मैं फिर इसको हम ख़त्म करें और हमारी नेक्स्ट मैडम भी आ रही हैं। हाँ, ये खाका मैंने ओरल बना दिया, बोर्ड पे नहीं बना सका। इस पूरी बात को जो मैंने आपको बताई है ना, इसको ज़रा जहन नशीन करें कि आप लोगों ने किस नीयत से आना है। अगर आपकी ये नीयत है तो आपने किस नीयत से आना है, क्योंकि ये आपको पोस्ट पास करने के बाद आपको ये चीज़ बहुत काम आती है। क्योंकि अगर खुदा न खासा आप बादशाह वक्त की नीयत से आ रहे हैं ना कि मैं बादशाह लग जाऊंगा जाकर, तो वो पूरा नहीं होता, और जब पूरा नहीं होता आप सारी ज़िंदगी खुद को कोसते रहते हैं मैं कहाँ आ गया हूँ। तो इसलिए ये वो सारा कुछ आप अपने जहन में रखें कि आपने किस नीयत से आना है, आपने किस तरह से, आपने देनी भी है, आपने नहीं देनी, और अगर देनी है तो आपने किस तरह से इसको लेकर चलना, कितना को कमिटमेंट आपको चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ महीने चाहिए। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। प्लीज़ मेरे क्वेश्चन है इसके, हर बंदा मैडम को बुला लें। चेंज कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, सारे फीचर आते हैं पास हो, लेकिन वो चेंज तो नज़र नहीं आता। दोस्त देखिए, माशरती तब्दीलियाँ इतनी जल्दी रोनमा नहीं होती हैं। मैं अगर आपसे कहता हूँ या मैं अपने आप से कहता हूँ कि मुझ में एक फ़र्ज़ करें, मुझ में एक बुराई है कि मैं झूठ बोलता हूँ, और मैं खुद को कहता हूँ कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपको लगता है मैं कल से झूठ नहीं बोलना, मैं कल से सच्चा आदमी बन जाऊँगा? ऐसा नहीं होता ना। आई टेक टाइम, आई कंटिन्यूसली एफर्ट, मेरी वो एफर्ट पुट इन हो रही होगी, 1 साल कोशिश करूँगा, उसके बाद मैं कहीं जाकर खुद को थोड़ा सा बदलूँगा। मैं एक इंसान हूँ, अब 22 करोड़ लोगों की बातें कर रहे हैं। 22 करोड़ लोगों को 200 का बैच आता है। आपको लगता है ये सारे मूसा अलैहिस्सलाम हैं जो आते हैं पास करते हैं तो ये सबको ठीक कर देंगे? ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो ये जो माशरती, मैम आ जाए प्लीज़, मैं मेरा प्लीज़
तो ये माशरती तब्दीलियाँ इतनी जल्दी रोनुमा होती नहीं हैं, होंगी इंशाल्लाह। जब अच्छे लोग, आप जैसे अच्छे लोग आएंगे और वो इस नीयत से आएंगे अपने माशरे को तब्दील करना है, तो यू विल चेंज इट इंशाल्लाह। मैम प्लीज़, मैं बस आई एम एंडिंग इट। बाकी आपके सवाल के जवाब मैडम यहाँ हैं, और मैडम मुझसे बहुत सीनियर हैं, और मैम मैं 48 को स्टिल इन अंडर ट्रेनिंग, STP चल रही है। जी जी थैंक यू मैम। तो मैम देंगी आपके सवालों के जवाब। मेरा भी आप लोगों से इंशाल्लाह कांटेक्ट रहेगा, उम्मीद है रहेगा इंशाल्लाह। 42 से हूँ। अच्छा, ये माइक किस तरह लगेगा, किधर लगेगा? अच्छा, इसको पकड़ लेती हूँ हाथ में। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है चलें, ये मैं इधर कहीं लगा देती हूँ अगर ये कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको ठीक कर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। 42nd कॉमन से हूँ मैं, पोस्ट सर्विस से हूँ, मेरा नाम है। इस वक्त असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट सर्व कर रही हूँ लाहौर में। मुझे 4-5 साल सर्विस करते हुए हो गए हैं, और मैंने 2012 का CSS का क्लियर किया था, फिर 13 का क्लियर किया। पानी पिला देगा मुझे? हाँ, मैं पानी भेज देता हूँ जी। इसको लगा देना, इसको लगा दो। बहुत ज़्यादा तो पोस्टल ग्रुप है मेरा। 2 दफ़ा मैंने CSS का अटैम्प्ट क्लियर किया है। तो पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सिविल सर्विसेज है क्या और क्यों करना चाहिए इसको। एक तो ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, ये आप लोगों को पता है, और मुकाबले का इम्तिहान। उसकी ख़ासियत ये होती है कि हर किस्म का बैकग्राउंड से, हर किस्म की पढ़ाई के से लोग आ रहे होते हैं और इसको करते हैं। तो एक प्रिविलेज्ड एग्ज़ाम है, मतलब पूरे पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि सबसे बेस्ट एग्ज़ाम इसको समझा जाता है। किसी भी मुल्क की जो क्रीम है वो ये एग्ज़ाम पास करती है, यानी अगर आपकी पूरी 100% की तो 2% लोग इसको पास करते हैं, और फिर आप एक एग्ज़ाम की मुख्तलिफ, यानी रिटन पहले आप पास करते हैं, फिर साइकोलॉजिकल एक मुख्तलिफ स्क्रूटनाइज करके आप एक जगह पे पहुंचते हैं। तो आप एक पार्ट ऑफ क्रीम होते हैं, या जिसको कहते हैं पार्ट ऑफ प्रिविलेज क्लास होते हैं। तो मैं बेसिकली पहले मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी UET लाहौर से, और फिर मैं इसके बाद मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया है। और CSS की जो सबसे, मैं समझती हूँ कि आप ये जो सबसे अच्छी है कि आप ग्राउंड लेवल पे दुनिया को देखते हैं। असल सर्विस ही ये है, जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, यानी आपका शहर के जिस तरह के लोगों से आप मिलते हैं और जिस तरह के प्रॉब्लम्स को आप इनकाउंटर करते हैं, वो शायद आप कभी ज़िंदगी में नहीं देख सकते। स्पेशली ये जो ख़वातीन बैठी होती हैं, आपने एक लाइफ देखी होती है, तो जब आप सर्विस में जाते हैं एक डाइवर्स आपको दुनिया नज़र आती है, प्रॉब्लम्स उनके, और अगर आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं तो इससे बेहतर पाकिस्तान में कोई सर्विस नहीं। ठीक है, तो आप किस किस बैकग्राउंड से हैं, कुछ बताएंगे? किस किस शहर से आए हुए हैं? कुछ थोड़ा बहुत। आप गुजरावाला से हैं, और आप गुजरावाला से, आप भी लाहौर, और आप खबर पहाड़ी से, और तो आपको बेसिक तो पता होगा कि CSS के 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और 6 ऑप्शनल्स हैं। कंपलसरी में पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और इस्लामियात, एक वो जनरल नॉलेज का जो पेपर है जी, जनरल साइंस एंड जी, इंग्लिश प्रेस ही है और इंग्लिश ऐसे है, और 6 ऑप्शनल्स आपने उसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो बेसिकली कंपलसरी जो होते हैं उसमें 40 मार्क्स हैं। कंपलसरी में आपने पास होना होता है ज़रूरी, और ऑप्शनल में भी आपने पास भी होना है, और आपने ओवरऑल एग्रीगेट भी बनाना है 600 का। कभी कभार ये होता है कि आप हर सब्जेक्ट में पास होते हैं लेकिन आपका 600 का एग्रीगेट नहीं बन रहा, तो 600 का आपने एग्रीगेट भी बनाना है और साथ इंडिविजुअली भी हर सब्जेक्ट में पास होना है। तो ये एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम है कि आपको सब चीज़ें बैलेंस करनी है।
पास भी होना है और ओवरऑल एग्रीगेट भी बनाना है। जो बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी अपने CSS के दोनों कैरियर से या मेरे जो साथ एग्जांपल्स थी जो मेरे बैचमेट्स से DMG या पुलिस के, तो जो ऑप्शनल्स होते हैं ना वो आपका ग्रुप बनाते हैं। जैसे अगर आपने DMG में जाना है या पुलिस आपका टारगेट है या फॉरेन ऑफिस टारगेट है, तो ऑप्शनल्स में आपने स्कोर बहुत अच्छा करना है। जो ऑप्शनल्स हैं उनके उसमें आपके पास बहुत मार्जिन होता है कि आप बहुत ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। कंपलसरी में एक स्टेज तक आप मार्क्स देख सकते हैं। जैसे 100 मार्क्स कंपलसरी का सब्जेक्ट है तो उसमें आप 50 या 60, इस्लामियात में 65 से आप ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन ऑप्शनल्स में आप बहुत स्कोर को ऊपर लेके जा सकते हैं। और उससे ये होगा कि आपका ग्रुप डिटरमिन होगा कि आपका ग्रुप DMG है, इनकम टैक्स है, पोस्टल है, OMG है या मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट्स है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ना FPSC वालों ने आपको रखा होता है कि हज़ारों की तादाद में 40,000 या 50,000 ये एग्ज़ाम दे रहा है CSS का, ठीक है। उन्होंने अपने कुछ 2-3 सब्जेक्ट स्क्रूटनाइज करने के लिए रखे होते हैं, जैसे उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करने हैं। उन 2-3 सब्जेक्ट्स में आपको वो उड़ाएंगे, टारगेटेड होते हैं उनके। फॉर एग्जांपल प्रेसी ऐसे होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने मेहनत ज़्यादा करनी है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। ये जो लोग कहते हैं एसए में फ़ेल होते हैं, बड़े बड़े लाइक लोग हैं ये एसए में फ़ेल हो गए हैं, वो इसीलिए कि उन्होंने अपना 50,000 लोग अगर पेपर दे रहे हैं तो वो 50,000 को इंटरव्यू में नहीं लेके जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट्स उन्होंने स्क्रूटनाइजिंग के लिए रखे हुए हैं उन पे आपने स्पेशली फोकस करना है। अभी मैंने इंग्लिश प्रेसी होता है, इंग्लिश ऐसे होता है, तो उस पे आपने ख़ास फोकस करके उसकी तैयारी करनी है। और हर पेपर, चाहे वो जर्नलिज्म का होगा चाहे वो सोशियोलॉजी का होगा, उसको आधा पेपर वो करंट अफेयर्स होगा और आधा पेपर या थोड़ा सा पेपर स्पेसिफिकली सब्जेक्ट बेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मीडिया या जर्नलिज्म किसी ने रखा हुआ है और जर्नलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, तो वो ये नहीं होगा कि जर्नलिज्म क्या है ये वो, उसमें ये होगा कि जर्नलिज्म आजकल हो रहा है या येलो जर्नलिज्म या जो भी जर्नलिज्म हो रहा है तो उसका पाकिस्तान पे इम्पेक्ट क्या है। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है CSS क्लियर करने की वो आपकी है अखबार पढ़ना। डॉन पढ़ें, न्यूज़ जंग पढ़ें, डॉन पढ़ें, रेगुलर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। डॉन का अखबार लें, उसका ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन में आप जब ओपिनियन पढ़ रहे हैं एक, उसको जब आप पढ़ रहे हैं और आपको लगा ये करंट अफेयर्स में मेरा एक टॉपिक कवर हो रहा है, उस आर्टिकल को आप उसी की प्रेसी बनाएं तो आपका इंग्लिश का प्रेसी भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इससे आपने मल्टीटास्किंग एक ही में देखना है कि आपने किस तरह उसको अपने लिए यूटिलाइज करना है, ठीक है। और दूसरी जो 600 मार्क्स आपके कंपलसरी के हैं, 600 ऑप्शनल के हैं, 1200 हो गया और 300 आपका इंटरव्यू का होता है। टोटल मतलब 1500 का होता है, ठीक है। और उसमें फिर आपको पता है कि CSS में आगे ग्रुप्स होते हैं, PAS होता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। बेसिकली पता होनी चाहिए ग्रुप्स की पहले से, लड़कियों को नहीं पता होती है ना, लेकिन आपको स्टडी करना चाहिए। ये इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी होता है। ग्रुप में जाने से पहले आपको ग्रुप का पता होना चाहिए, क्योंकि आपने एक पूरी लाइफ कैरियर डिफाइन करना है। अगर आपने पुलिस में जाना है उसकी प्रॉन्स एंड किसी से मिल के हाँ पूछें। PAS होता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ठीक है। पुलिस सर्विस होता है, उसमें आपको पता है ASP यूनिट ऑफिसर यूनिट लेवल पे होता है, फिर SP, SSP इसका। फिर फॉरेन सर्विस होता है, फॉरेन सर्विस में बंदा, आई होप आपको ग्रुप्स का थोड़ा आइडिया है। फिर एक मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट्स होता है जो MLCG जो मिलिट्री का। OMG होता है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, वो सेक्रेटेरिएट बेसिकली जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं सेक्रेटेरिएट, उसमें सेक्शन ऑफिसर होता है, क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी होता है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, इस तरह उसकी हायरार्की होती है। इनकम टैक्स ग्रुप होता है जिसके ये सर थे, उस ये इनकम टैक्स को थोड़ा सा, जी बिल्कुल,
IRS ग्रुप होता है, इनकम टैक्स में पहले AC होता है, फिर बंदा ADC या डिप्टी कमिश्नर होता है। ये सारा इनकम टैक्स से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड जो ग्रुप होता है वो इनकम टैक्स होता है। फिर एक ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप होता है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स। जो ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो उनके पास होती हैं। पाकिस्तान कस्टम सर्विस होता है, कस्टम से रिलेटेड। और इंफॉर्मेशन ग्रुप होता है जो कि मीडिया, ये जो आप देखती हैं, ये मैं लड़कियों के लिए कह रही हूँ क्योंकि मेल्स को तो पता होता है लड़कों को कि ग्रुप्स क्या है, लड़कियों को थोड़ा आइडिया नहीं होता। ग्रुप्स को एक दफ़ा जाके सारा स्टडी करना चाहिए, हर ग्रुप को, कि बेसिक ग्रुप की क्या चीज़ें हैं और आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, ग्रुप क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, जो भी मेल्स तो यूजुअली पैशनेट होते हैं और वो एक पर्टिकुलर ग्रुप देख के ही आगे कर रहे होते हैं, लेकिन फ़ीमेल्स के लिए मैं कह रही हूँ। फिर रेलवेज़ होता है एक ग्रुप, फिर उसके बाद पोस्टल होता है, पोस्टल सर्विसेज जो पाकिस्तान पोस्ट को कंट्रोल करता है। तो ये थोड़ा सा इसका जी 12 ग्रुप्स हैं, 12 ग्रुप्स हैं। तो जिस तरह का आपका रिटर्न का या इंटरव्यू का स्कोर होगा, जो टॉप ग्रुप्स, अगर आप अपनी मेरिट पे फॉल करेंगे तो आपको अपनी प्रायोरिटी का ग्रुप मिल जाएगा, नहीं फॉल करेंगे तो आपको नीचे किसी भी ग्रुप में डाल देंगे। मेरिट में कितनी पोजीशन आ जाती है? मेरिट में डोमोसाइल जैसे पंजाब का है, अगर आपका डोमोसाइल, यहाँ कितने लोग होंगे जिनका पंजाब का डोमोसाइल है, अगर आप पंजाब में फर्स्ट 100 में फॉल करते हैं तो आपको मतलब इनकम, मतलब फर्स्ट 30 में PAS और DMG और पुलिस ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप सिंध के हैं या बलूचिस्तान के हैं तो आपका 140 से 150 में भी आपकी पुलिस DMG में मेरिट हो जाएगा, एलोकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप पंजाब के हैं तो पहले 100-150 में नहीं आए तो फिर आप CSP ही नहीं, किसी ग्रुप में भी नहीं फॉल करेंगे। तो डोमो जो फर्स्ट 30 या 40 होते हैं वो DMG या यूजुअली DMG या पुलिस में होते हैं। फिर पंजाब में 50-60 से कस्टम्स और इनकम टैक्स शुरू हो जाता है, कस्टम, इनकम टैक्स। फिर डिपेंड करता है कि हर साल सीट्स किसकी आई हुई हैं। कभी कभार कस्टम्स की 2 सीट्स आई होती हैं, 3 आई होती हैं, MLCG की 2-3 आई होती है। तो उसमें फिर आप पंजाब का 50 या 60 पे ख़त्म हो जाता है और OMG का 130 से 150 दरमियान तक चलता है। तो पंजाब में 160 होती है पोस्टल में या OMG में आखिरी एलोकेशन। अगर आप सिंध के हैं या बलूचिस्तान के हैं तो आपकी 240 में भी 260 में भी एलोकेशन हो जाती है। मैडम ज़्यादा कम्पीट किसके लिए करना है? PAS के लिए? PAS और पुलिस के लिए होता है ज़्यादा कम्पीट करना। ये आपकी कम्पीट नहीं, मतलब आप प्रायोरिटी होता है लोगों की। देखिए जिनकी फॉरेन ऑफिस होता है उन्होंने टॉप पे फॉरेन ऑफिस भी रखा होता है। आप पर्टिकुलर ग्रुप जिसके लिए पैशनेट हैं उसके पीछे होमवर्क करें और प्रॉपर ग्रुप का, यानी फिर आपके अंदर ज़रा एक अच्छी एक इंथ्यूजियास्टिकली आप लोग उसके लिए एफर्ट करेंगे। और सिविल सर्विसेज में पहले अगर आपका क्लियर हो जाता है तो पहले एक ट्रेनिंग होती है, CTP जिसको कहते हैं, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 6 महीने की वो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। फिर उसके बाद पर्टिकुलर जिस ग्रुप में आप एलोकेट होते हैं उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 1 साल आपको उसकी स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग दी जाती है। और ये एक बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है। 1.5 साल हो गए। 5 साल में बंदा प्रॉपर CSP बनता है, बड़ी मेहनत लगती है। पहले आप अभी देंगे, उसके बाद तो ये गेम ऑफ लर्न है। इसमें सिविल सर्विसेज हमें जब सर पढ़ाते थे, इट्स जस्ट गेम ऑफ लर्व्स। इवन जब आप सर्विस में जा रहे होते हो और सर्विस में होते हो, उधर भी ये गेम ऑफ नर्व्स है। दिमागी तौर पे आपने किस तरह लोगों को, सिविल सर्विसेज क्या है, आप सिविल सर्वेंट होते हो, लोगों के साथ हैंडलिंग है, ठीक है, कि आपने लोगों से हैंडल करना है, अपने निचले स्टाफ से हैंडल करना है, अपने सीनियर से हैंडल करना है, आपने पब्लिक डीलिंग करनी है। तो ये हैंडलिंग है। और मतलब इससे पहले मैं जो बात कर रही थी आपसे कि सॉरी यानी अभी आप देखें, अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अब आप अटेम्प्ट देंगे, अटेम्प्ट के बाद 8-9 महीने होते हैं, रिटर्न का रिज़ल्ट आता है, आपको वेट करना होता है, ठीक है। उसमें लोग स्क्रूटनाइज होंगे, रिटर्न में 600-700-800 लोग क्लियर होगा मैक्सिमम। फिर उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी करनी है,
इंटरव्यू में फिर स्क्रूटनाइज होंगे, 200-300 लोग रह जाएंगे, फिर 200-300 की एलोकेशन में 300 की 150 की एलोकेशन होनी है। तो ये कंपटीशन मुकाबले का इम्तिहान है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट। यू हैव टू पुट एफर्ट, कॉन्टीन्यूस एफर्ट, और ये भी हर स्टेज पे एफर्ट। यानी आपको रिटर्न क्लियर हो गया, रिटर्न के वक्त भी आपको पूरी उम्मीद रहना है, फिर रिटर्न के बाद उसकी इंटरव्यू की तैयारी के लिए, फिर साइकोलॉजिकल की तैयारी के लिए, फिर वंस यू क्लियर द एग्ज़ाम, फिर यू हैव टू आफ्टर 2 to 3 months यू हैव टू यू गो फॉर एन अकेडमी CTP, फिर 6 महीने की रिगरस ट्रेनिंग होती है, लेकिन इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अगर आप लोग क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, अगर आप ये एप्टीट्यूड लेके जा रहे हैं तो उधर क्लियर करेंगे, पूरा पाकिस्तान उसमें आपको घुमाते हैं, फिराते हैं, मुख्तलिफ जगह आपको लेके जाते हैं, सिंध लेके जाते हैं, बलूचिस्तान लेके जाते हैं, उधर के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलाते हैं, उधर के इश्यूज़ से दिखाते हैं। तो बड़ा एक उधर DMG पुलिस सब ग्रुप्स मिल के कोऑर्डिनेशन में ट्रेनिंग देते हैं, सीखते हैं। फिर आप STP में जाते हैं, उधर आपकी रिगरस ट्रेनिंग होती है, 1 साल की ट्रेनिंग हो के फिर आपको अटैच करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जिस भी ग्रुप के हैं आप, DMG के हैं, पुलिस के हैं, आपको किसी सीनियर ऑफिसर के साथ अटैच करेंगे ताकि आपकी ट्रेनिंग हो। तो इस तरह फिर आप 3-4 साल में एक रिफाइंड सिविल सर्वेंट बनते हैं और ग्रूम सिविल सर्वेंट बनते हैं। तो आई होप आपको ये बात कुछ कन्विंस कर रही है, अच्छी लग रही है। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछते जाएं साथ साथ। PES और DMG सेम ग्रुप्स हैं दोनों, एक चीज मतलब पहले ये DMG ग्रुप था, जनरली कहलाता था, इसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया है। पहले DMG कहते थे। बताएं, बोलें आप, बोलें जी, बोलें जी जी। एलोकेशन मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी और मैं ज़रा मतलब क्लियर कर लिया मैंने, फिर एलोकेशन 3rd टाइम हो गई और दूसरी दफ़ा हो गई। तो मतलब मैंने ये मैं बताई थी कि मैंने 2 दफ़ा रिटर्न क्लियर किया हुआ है। रिटर्न का मुझे दोनों बहुत दफा अच्छा मैडम एलोकेशन नहीं हुई। नहीं, दूसरी दफ़ा मैं सर्विस में हूँ। ठीक है, आपने दोनों दफा क्लियर किया हुआ है, 3rd टाइम की आप बात करेंगे। 3rd मैंने वैसे ही रैंडम दिया था। मेरे फादर बेसिकली ब्यूरोक्रेट थे, तो मैंने तैयारी किए बगैर, मतलब ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, समझे 1-1.5 महीने में ऐसे रैंडम अटैम्प्ट दिया था। मैंने जितनी दफ़ा अटैम्प्ट दिया मेरा क्लियर हो गया। तो ब्यूरोक्रेसी में मेरे दादा भी थे, फिर मेरे फादर की वजह से ही मैं सिविल सर्विस में आई, लेकिन आई थिंक के बस 2 मिनट्स रह गए। अच्छा, तो सिविल सर्विसेज एक बेस्ट सर्विस है, मैं समझती हूँ। हर किसी को ये एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर आपने सिर्फ इस इंटेंशन से नहीं, अगर आप ये सर्विस का एग्ज़ाम ही दे रहे हैं तो ये एग्ज़ाम ही आपको बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस देगा। ठीक है, इसमें डाइवर्स किस्म के बैकग्राउंड के डाइवर्स लर्नर, जिन्होंने डाइवर्स पढ़ाइयाँ पढ़ी होती हैं, वो लोग आके इसकी तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद आप लोग ऑप्शनल के 600 का एग्रीगेट होना पड़ता है। अगर आप इंडिविजुअली क्वालिफाई कर भी एक्सप्लेन कर दें, तो आपने हर कोर्स को क्वालिफाई किए हैं, तो फिर एग्रीगेट की जो आप बात कर रहे थे। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपको इंडिविजुअली भी पास होना होता है हर सब्जेक्ट में, ऑप्शनल के और कंपलसरी के, और आपको टोटल भी 600 का स्कोर बनाना है। 600 मार्क्स टोटल आपने रिटन में अचीव कर लिया। हाँ, अगर कभी कभार ये लोग होता है कि हर बच्चा इंडिविजुअली पास होता है लेकिन टोटल 600 का स्कोर नहीं बना पाता। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए जी, टोटल में भी। जी सर, आप 5 मिनट के लिए ये आपके साथ सर माइक आपके लिए चेक कर बिल्कुल सर। थैंक यू बेटा, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम शहजाद असलम है। मुझे इस माइक की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये कैमरे के लिए मजबूरन। अच्छा, क्या हाल है आपका? आप ठीक है? अभी तक वैसा ही हूँ जैसा था पहले मैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों ये है, आज आप जिस जज्बे के साथ आए हैं ना, उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। और मेरी ज़िंदगी में उस कहानी का बहुत असर है। 2 कहानियाँ हैं, 2 कहानियाँ सुनाऊँगा और मैं चला जाऊँगा। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ। पहली कहानी ये है बच्चों,
कि किसी ने पूछा कि उस्ताद जी मोटिवेशन क्या होती है, व्हाट इज़ मोटिवेशन, आप हमें ज़रा समझा दें। हमने बड़ा सुना है कि जी मोटिवेशन कोई चीज़ होती है, तो जब हम CSS करें तो हमारे पास क्या मोटिवेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा करना, कल सुबह सुबह 5 बजे जब अभी सूरज ना निकला हो, सर्दियों के दिन थे, तो तुम मेरे पास नहर पे आ जाना। उसने कहा जी उस्ताद जी मैं आ जाऊँगा। चला गया उनके पास नहर पे। जब नहर पे गया तो देखा बाबा जी वो बीच नहर के खड़े हुए ना, एक टांग पे खड़े होके वो कोई स्नान कर रहे हैं। खैर उसने कहा जी उस्ताद है, उस्ताद कहीं भी हो तो उस्ताद होता है, लिहाजा ही जस्ट वेंट देयर। जब वो गया तो उसने कहा उस्ताद जी मुझे बताएं वो क्या होती है, वो मोटिवेशन इन लाइफ, एम इन लाइफ क्या होता है। उन्होंने कहा पुत्र आगे आ जा। वो थोड़ा सा आगे चला गया, आगे गया तो पानी वो भी ठंडा सर्दियों का। उसने कहा उस्ताद जी ठंड लग गई है, अब बताएं क्या मोटिवेशन होती है। उसने कहा नहीं और आ गया। वो जब बाबा जी के बिल्कुल करीब गया ना, बाबा जी ने उसको ऊपर से पकड़ा और पानी में गोता दे दिया। अब वो नीचे देख रहा है, हल्की हल्की लाइट है, बाबा जी के काले काले पाँव हैं, कुछ समझ ना आए ये कौन सी मोटिवेशन समझा रहे हैं, मोटिवेशन कहाँ से है यहाँ पे, नीचे कोई मोटिवेशन तो नहीं है उसमें पानी में। सो ही जस्ट ट्राइड टू रेजिस्ट कि मैं खड़ा होकर ज़रा पूछूं कि उस्ताद जी ये क्या कर रहे हैं। तो उस्ताद जी ने फिर दबा दिया नीचे। जब 30-35 सेकंड गुजर गए, उसने मेंढक और मछलियाँ सारी देख ली, तो उसने कहा बेड़ा गर्क, ये तो मुझे सांस नहीं आ रहा। अब उसने पूरी कुव्वत से छलांग मारी, बाबा जी वो गए, वो खड़ा हो गया, हाँ अल्लाह का शुक्र मैं बच गया। तो बाबा जी से कहता है बाबा जी ये क्या किया है। क्या पुत्र ये गल दस, पंजाबी में उन्होंने कहा, कहते पुत्र ये गल दस, ये 2 मिनट पहले जब तू सांस नहीं आ रहा था तो क्या सोच रहा था। उसने कहा जी मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मैंने सांस कैसे लेना है। तो उसने कहा बेटा अगर ऐसी, इसे कहते हैं मोटिवेशन, अगर CSS ऐसे करोगे ना कि सांस नहीं आ रहा और अगर CSS ना किया तो मर जाऊंगा, तो फिर CSS होगा वरना नहीं होगा। ये तो पहली कहानी थी। तो बच्चों आप सबको मोटिवेटेड रहना है। You will find many sort of officers, you will find many sorts of teachers. We are all human, we have our downsides, we have our upsides. एक अच्छा आदमी, एक पॉजिटिव आदमी सिर्फ अपसाइड देखता रहता है और बुरी साइड से बचता रहता है। He is mindful of the things which are not good, he is mindful of the system flaws which are not, which should not be there, but he is always doing something to get to a better end basically. That is what a good teacher is, that is what a good student is. हम हमेशा ये करते हैं। दूसरी कहानी, एक आदमी ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ, तबीयत मेरी अच्छी नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, एंड आई विल प्रोबेबली डाई विद इन अ कपल ऑफ डेज, आई डू नॉट फील एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ इन मी, सो आई वुड बी डेड बिफोर यू नो, तो काइंडली ये काम करना। उन्होंने कहा वो क्या। उसने कहा वो मेरी फटी पुरानी एक जुराब पड़ी है अलमारी में, 2 जुराबें, वो मुझे पना के दफन कर देना, दैट इज फाइन विद मी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुमने मेरा बेटा होने का हक अदा कर दिया, तुम चारों बेटों ने। उसने कहा वेरी गुड। अल्लाह का करना क्या हुआ, उनकी बुजुर्ग की वफात हो गई चंद दिन बाद, डॉक्टरों ने वैसे जवाब दिया हुआ था। तो अब जब वो जनाजा पढ़ाने का टाइम आया तो वो सारे लोग आ गए कि जी वो बाबा जी की एक वसीयत थी। उन्होंने कहा क्या वसीयत थी। उन्होंने कहा जी वसीयत ये थी कि उनको वो उनकी जुराबें पहनानी है। उन्होंने कहा ये तो नहीं पहन सकते। उसने कहा वो क्यों। उन्होंने कहा जी हम तो इनको 3 कपड़ों में दफनाएंगे, लिहाजा जुराबें नहीं पहनने देंगे। अच्छा मज़े की बात यह है कि इस्लामिकली जायज़ है, लेकिन हमारा मुआशरे में जो रिवाज है उसमें वो कहते हैं जी जुराब नहीं पहननी, लिहाजा जनाब लड़ाई शुरू हो गई। लोग कहें ये पागल हैं, वो कहें लोग पागल हैं, लड़ते लड़ाते खैर लोगों ने उनको पकड़ के चारों भाइयों को बांधा, एक साइड पे रखा, बाप का जनाजा उठाया, दफनाया, वापस आ गए। जब वो घर पहुंचे तो उनके बाप का एक दोस्त मिलने के लिए आया, कहना बेटा ये आपके लिए आपके बाप ने एक ख़त दिया था, वो ज़रा पढ़ लो। और वो पहले शर्मिंदा थे कि पहला काम ही नहीं हो सका, हम तो अपने बाप को वो जुराबें नहीं पहना सके जो पुरानी फटी हुई जुराबें थी और उनको उनके वालिद ने कहीं दी थी और वो साथ नहीं गई। तो उस ख़त में लिखा हुआ था कि बेटा देखो तुम मुझे अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मुझे पक्का यकीन है ये जुराबें नहीं पहना सके होगे, तो इस दुनिया से मैं जुराबें नहीं लेके जा सका, एक फटी हुई जुराब, तो तुम भी दुनिया से कुछ नहीं लेके जा सकोगे, लिहाजा जो कुछ करना है यहाँ करना है। तो बच्चों अगर आप सर्विस में आ रहे हैं तो ये सोच के आए कि अगर आपने कुछ करना है तो इस दुनिया में करना है, और इस दुनिया में आपकी कोई भी सर्विस हो, ये सर्विस सबसे उम्दा सर्विसेज में से एक है, लेकिन अगर आपकी कोई भी काम है, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर बच्चों आप
विद एंड इन माइंड चल रहे हैं ना कि आखिरत क्या होगी, हम अल्टीमेटली करेंगे क्या, तो यू कैन डू वंडर्स। वो जो हम छोटे छोटे अच्छे काम करते हैं ना, वो कहीं पर जाके कतरा कतरा होकर दरिया बन रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता बस, बिकॉज वी आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज सिस्टम विच इज़ नोन एज ब्यूरोक्रेसी। तो आप भी इंशाल्लाह उसमें आएंगे, आप में से कुछ लोग उसमें पहले भी होंगे। किसी भी सर्विस में अगर आप मौजूद हैं, किसी भी जगह काम कर रहे हैं, यू आर एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। और अगर आप CSS कर लेते हैं, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, नॉट दी बेस्ट। दी बेस्ट क्या है? खैरुकुम, यस, जिसने कुरान को सीखा और सिखाया, तो उस्ताद होना सबसे अच्छी बात है। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि मैं किसी हद तक कुरान की तालीम पे, मैं इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन किसी हद तक मैं बच्चों को गाइड कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल, यू हैव योर ओन लाइव्स, यू हैव टू डिसाइड फॉर इट, एंड आई होप, इंशाल्लाह, आई सिंसियरली होप यू विल डू द बेस्ट इन योर लाइव्स, आज से लेके आगे तक। और एक बात याद रखिएगा, आज का दिन, मैं रिपीट करता हूँ, आज का दिन हमारी बकिया जिंदगी का पहला दिन है। दिस इज अ वंडरफुल थिंग। यू सी, अल्लाह ने तौबा का कॉन्सेप्ट इतना प्यारा रखा हुआ है कि किसी के साथ बदतमीजी करो, किसी का कहना ना मानो, बॉस की बात ना सुनो, और उसके पास चले जाओ, सर जी सॉरी। तो मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह का बॉस होता है उस तरह का सलूक करता है। वो गुजरांवाले का पहलवान है तो खूब पिटाई करता है, और अगर कहीं वो कराची का भैया है तो कहता है निकल जाओ बाहर, छोड़ूंगा नहीं। तो एक अल्लाह है जो इतना खुश होता है, जैसे 100 किसी को ऊँट मिल जाए ना, अरबी की मिसाल है, तो वो बंदा इतना खुश नहीं होता जिसके पास कुछ भी ना हो, तो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा खुश होता है। तो हमारे पास एक, हमेशा से अल्लाह के शुक्र है हम उसी नबी की उम्मत में से हैं, हमारे पास एक अच्छा दीन मौजूद है, हमारे पास अच्छा घर मौजूद है, हमारी बहनें, हमारी माएँ हमारी इज़्ज़त की रखवाली हैं, मतलब दे आर आवर ऑनर एंड दे प्रोटेक्ट इट्स फॉर अस। और हमें उनके लिए और अपनी बाकी बच्चियों के लिए, जो हमारे कौम के बेटे बेटियां हैं, हमें उनके लिए काम करना है। और अगर हमने काम करना है तो इंशाल्लाह हम इससे बेहतर कर पाएंगे अगर हम किसी अच्छी सर्विस में होंगे तो। एंड CSS इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, कोई बात पूछनी है आपने तो पूछ लें, मेरी कहानियाँ ख़त्म होगी। एनीथिंग यू वांट टू नो यू आस्क, कोई क्वेश्चन? तारफ़ करा दूँ, मेरा नाम शहजाद असलम सदीकी है। आई डिड माई MBBS के बाद मैंने सोचा कुछ और पढ़ लेना चाहिए, तो उसके बाद आई डिड DHMS, उसमें गोल्ड मेडल लिया मैंने वो होम्योपैथी में। उसके बाद मैंने सोचा अच्छा फिर कुछ और कर लेना चाहिए, तो उसके बाद फिर मैंने PMS किया, PMS के बाद CSS किया, CSS के बाद फिर मैंने कहा MBA कर लेना चाहिए। तो मैं किसी तरह से वन वे और दी अदर पढ़ाई के साथ रहा हूँ, इन टच रहा हूँ, और आज मैं आपके सामने जब खड़ा हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 20 years ऑलमोस्ट। तो लेट्स सी हाउ फार डज इट गो। अ फ्यू years ऑफ माई सर्विस आर लेफ्ट, इंशाल्लाह उसके बाद फिर रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट्स लाइफ। मोहम्मद मेरा बेटा है, वो जहाँ पढ़ाता है आपको पता ही होगा। सो इट्स ऑल जस्ट लाइक दैट। बच्चे आपकी जगह ले लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप वीक हो जाते हैं, आपको साइड पर होना पड़ता है। कोई क्वेश्चन बच्चों आपने पूछना हो CSS के मुतालिक? हाँ बेटा। मैं लाहौर की सारी एकेडमीज़ में पढ़ा चुका हूँ सिवाय ऑफिसर्स एकेडमी के। और ऑफिसर्स में इसलिए नहीं पढ़ा सका कि ऑफिसर्स में मुझे शायद वो कोई हमारा ज़हनी हमांगी नहीं हुई। हमाद इज़ माई जूनियर, हाँ वो मतलब वैसे तो वो पुलिस ऑफिसर है, लेकिन पता नहीं मुझे नहीं, दिल में नहीं आई बात। ये नहीं कि वो कोई गलत एकेडमी है, ख़राब है, लेकिन वन वे और दी अदर हमारा नहीं हो, नहीं दिल नहीं किया पढ़ाने को वहाँ पे। बच्चों आपके पास CSS के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल है। इफ़ यू वट यू फील, इफ़ यू कैन ट्रांसलेट इनटू द वर्ड्स एंड टेल इट टू अदर्स, दैट इज़ द बेस्ट स्किल। अगर आपको इंग्लिश आती है और आपको ग्रामर के साथ आती है और आप उतनी इंग्लिश लिख सकते हैं जितना एक 10वीं का बच्चा लिखता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके फेलियर के चांसेस 1% है। बाकी 1% क्या है कि आपने उन चीज़ों से परहेज़ करना है जो चीज़ें हमारी नेशनल पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, वो उस पर नहीं लिखना, उस पर नहीं बात करनी।
अगर कोई चीज़, किसी मुल्क में रियल पावर कौन सी होती है, कोई बताएगा? पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है कोई? किसी मुल्क में रियल पावर कौन सी होती है? नहीं। किसी मुल्क में रियल पावर वो वाली पार्टी होती है या वो लोग होते हैं जिनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते? कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में आप किसके खिलाफ नहीं बोल सकते आप जानते? यस, दिस इज द फैक्ट। हु इज द स्ट्रेंथ ना, वी नो इट। तो अगर आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करेंगे, कोई भी बात, हाँ आप उनको सजेशन ही दे रहे हो, वो सजेशन इतने सोच समझ के देनी पड़ती है कि वहां पे मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। अच्छा, इंग्लिश एसए में सबसे ज्यादा कौन फेल होता है पता है आपको? मास्टर्स इन इंग्लिश, एमए, जिसने एमए इंग्लिश किया होता है। Why? Because he or she is brave enough to say whatever she or he wants to say. They express themselves openly. उनसे पूछो तो कायदे आज़म कहते हैं हाँ, he was like a liberal who brought us Pakistan, but Islam was a necessity. He is done with 0 mark ऐसे में। उसको 2 नंबर, उसके बाद उसने दुनिया जहान के फूल बिखेर दिए हों, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। Why? Because he has committed a खौफनाक सिन। हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ, उनके कामों के खिलाफ कहीं कहीं समझ के बात कर सकते हैं, टीचर से पूछ के कि हमने ये बात करनी है, कैसे करें। लेकिन हम गवर्नमेंट की फंडामेंटल चीज़ों के मुतालिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक, स्टेट के मुतालिक, पाकिस्तान का कश्मीर पे स्टांस है उसके मुतालिक। पंजाबी कोई पढ़ा हुआ है? किसी ने पढ़ी हुई थोड़ी बहुत पंजाबी रखी हुई है किसी ने? पंजाबी में बाबा बुल्ले शाह के खिलाफ बोलने वाला फेल है। और मजे की बात है कि बाबा बुल्ले शाह को उस वक्त के लोगों ने दफनाया नहीं था। ही वॉज पुट इन ए ग्रेव और उसके ऊपर पत्थर फेंक दिए गए। फिर वहां जो हिजड़े थे जिनके साथ वो रहते थे, उन्होंने उनको निकाला और निकालने के बाद उनको किसी कब्र में दफनाया। Nobody offered his mother janaza because he used to say such things about Allah which were never ever compromised. कोई आदमी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता था कि हम बुल्ले शाह का जनाजा पढ़ाएं। और आज वही बंदा हमारे पास क्या है? टावरिंग पर्सनैलिटी है जिसके खिलाफ एक लफ्ज लिखें और आप पंजाबी में फेल है। आई गारंटी यू। माधुलाल हुसैन, वन ऑफ द वर्स्ट पर्सन, लेकिन एक लफ्ज उसके खिलाफ लिखें, यू आर फेल। पाकिस्तान किस तारीख को बना था? जितने कहते हैं 14 अगस्त को, सब गलत कहते हैं। 15 अगस्त को बना था। ये हिस्ट्री है। आप मर्डर ऑफ हिस्ट्री किताब पढ़ें के अजीज की, के अजीज की किताब पढ़ें। 1965 में चोरों की तरह किसने हमला किया था? देखें, अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनका जवाब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको पता है वो लिखें, जितना आपको आता है वो लिखें, और उसी चीज़ के अंदर आपकी बचत है। तो ये तमाम चीज़ों के साथ ये होता है कि वट एवर यू राइट, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। एंड व्हेन यू राइट समथिंग, तो डू इट विद ड्यू डेलिब्रेशन, बी वेरी कॉशियस अबाउट द आउटकम ऑफ योर वर्ड्स एंड वट एवर यू राइट। और कोई क्वेश्चन तो? हाँ जी बच्चे। सर, आपने वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी में पढ़ाया है। हाँ। अच्छा बच्चे, ऐसे है, वर्ल्ड टाइम्स बेसिकली एक इदारा है जो पिछले 70 साल से तो हम जानते हैं डोगरसन्स के नाम से। इनका अपना इदारा था। इनके 2-3 भाई थे, ये सारे इकट्ठे मिलके इन्होंने, नहीं डोगरसन्स नहीं, वो दूसरे वाला था, क्या नाम था उसका, मुझे नाम भूल गया। नहीं, इट वाज अ गुड सम। इन तीनों भाइयों ने उससे काम स्टार्ट किया है एंड इट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल। उनके पास स्टूडेंट्स जो आते हैं वन वे और दी अदर, वो तकरीबन सब एकेडमी से ज़्यादा है। मतलब उनके जो टेस्ट सेशंस हैं उसमें भी लोग ज़्यादा जाते हैं, बाकी जगह पे भी जाते हैं। अच्छे टेस्ट सेशंस होते हैं, मैं वहाँ पढ़ाता भी रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे 10,000 बच्चे जाएंगे तो वहाँ से कितने बच्चे बाहर आएंगे? डेफिनेटली उनकी रेशियो ज़्यादा होगी। इसमें मैं बिल्कुल किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। वहाँ उस्मान पढ़ाता है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त है। वहाँ पे फ़रूक पढ़ाता है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त है। मैं उन सबको जानता हूँ। एवरीबडी इज़ फाइन, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन निश। आपने खुद देखना है आप किस एकेडमी में आपको इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन मिलती है, किस एकेडमी के साथ, टीचर्स के साथ आप अपने आप को इक्वेट कर सकते हैं कि हाँ हमें इस बंदे की बात समझ आती है। आप देख सकते हैं कि कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कौन हल करता है। तो जो भी एकेडमी आपको पसंद आए,
बच्चे आपने खुद डिसाइड करना है। देखिए मैं आपके सामने सिर्फ एक बात कहता हूँ, आई रिस्पेक्ट ऑल माई कोलीग्स, मेरे दोस्त हैं ना, बेटों की तरह भी हैं, कुछ बच्चों की तरह हैं, कुछ भाइयों की तरह हैं, कुछ मुझसे सीनियर भी हैं। सो वी आर ऑल डूइंग द सेम थिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू अ वे कि जिसमें हम बच्चों को पढ़ा भी सकें एंड एक बेहतर तरीके की लाइफ भी गुजार सकें। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, सब यही कर रहे हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको किस जगह पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मैं वैसे पढ़ाता क्या हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं यहाँ बेसिकली पढ़ाता हूँ एग्जामिनेशन स्किल्स, बस। मेरे 24 लेक्चर होते हैं ऑलमोस्ट 24 आवर्स के। वो 24 आवर्स में मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक ये बताता हूँ कि आप क्या करेंगे तो एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आएंगे, किस तरह से आप अपनी मेमोरी इंक्रीज़ करेंगे, किस तरह से आप तेज़ पढ़ सकते हैं, किस तरह से आप तेज़ लिख सकते हैं। हम वर्कशॉप्स भी कराते हैं इसके ऊपर। मैं किसी को कोई नोट्स नहीं देता, क्योंकि मैं उनको नोट बनाने का तरीका पहले दिन बताता हूँ कि अगर आपको नोट्स खुद नहीं बनाएंगे, जो आप किसी भी नोट्स को उठा लें तो उससे अच्छी तो आपकी किताब है। तो नोट्स हमेशा वो हैं जो आप खुद बनाएंगे। और मैं दूसरी शर्त यह लगाता हूँ कि मज़े की बात यह है कि जिस रात आपका सोने का मतलब जिससे अगले दिन आपका एग्ज़ाम हो, उस रात को आपको सिर्फ मैक्सिमम 50 पेजेस पढ़ने पड़े 2 पेपर्स के लिए कल के। ये तो नोट्स हैं। तो अगर आपने 725 पेजेस एक नोट्स के पढ़ने हैं और 725 एक के पढ़ने हैं, तो ना तो आप रिवाइज कर सकते हैं ना आप पढ़ सकते हैं। तो हमारा नोट मेकिंग का सेशन है, उसमें हम माइंड मैप सिखाते हैं, उसमें हम बाकी चीज़ें सिखाते हैं। हम पेज लेआउट से लेके टाइम मैनेजमेंट से लेके हर चीज़ सिखाते हैं। ये हमारा एक पार्ट है 12 घंटे का, इन्हीं 12 लेक्चर्स होते हैं इसमें। और 12 घंटे का हमारा जो पार्ट है वो ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वहाँ से लेके बाहर निकलने तक आपको किन चीज़ों का ख्याल करना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, उस पेपर के अंदर किस तरह से आपने मार्क्स एग्जामिनर से छीनने हैं। यू सी एवरीबॉडी इज स्ट्राइट। जब कोई बहुत ही शरारती बच्चा भी प्यार से आके कहता है ना पापा आई एम सॉरी, अच्छा लगता है वन वे और द अदर। वाई? बिकॉज ही हैज़ लर्न थॉट। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? वो 2-3 साल का बच्चा, वो जो सड़क पर लेट जाता है, चीखें मारता है कि अब्बा जी मैंने ये खिलौना लेना ही लेना। अब्बा जी उसको दे के ही आते हैं बेचारे को। वो बड़ा साइकोलॉजिस्ट होता है, ही नोज द साइकोलॉजी ऑफ हिज पेरेंट्स। तो बात ये हो रही है कि जब कोई बच्चा सही तरीके से बात करता है, जब भी कोई बंदा सही तरीके से मांगता है, तो एग्जामिनर बिल्कुल मजबूर हो जाता है उसको मार्क्स देने पे। वो समझ रहा होता है ये क्या कर रहा है, बट देन इट इज सो क्यूट ऑफ यू बिकॉज यू आर जस्ट लाइक, आप उसी एज में होते हैं जिसमें हमारे एग्जामिनर्स के बच्चे हैं। सो दे डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर, एक्सेप्ट कि वहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट बात हो ऐसी जो आपने गलत कर दी हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। जी बेटा। हाँ बच्चे, ऐसा होता है कि हर साल ना एक मतलब हर 3 साल के बाद एक नया वो आता है, FPSC का जो है हमारा वो चेयरमैन नया आता है। 3 साल के लिए कुछ मेंबर्स आते हैं, वो बदलते रहते हैं, आते रहते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइक्स एंड डिसलाइक्स समटाइम्स इफेक्ट करती हैं, नॉर्मली नहीं करती। इसी तरह से बाज़ औक़ात जो एग्जामिनर बनता है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, कभी कभी कोई एग्जामिनर ऐसा होता है जो पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक बड़ा वाजिबी सा होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान स्टडीज़ के कोई टीचर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के शायद प्रोफेसर भी रहे हैं। अब उनका ये ख्याल है कि दुनिया में सिर्फ वही बंदा जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ पास कर सकता है जिसका जो स्टाइल है वो कम अज़ कम सबसे अच्छा कौन है तजिया निगार दुनिया का, वो जो भी है तो उसके बराबर हो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वरना उसको कुछ नहीं आता। और उन्होंने सारे बच्चों को 27 नंबर देके फेल किया पिछले 3 सालों में। पीछे वो गुजर गए हैं वैसे, मतलब उनका वो टाइम जो है वो गुजर गया है, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे और भलाई की तौफीक दे। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने सब लोगों को फेल किया। जिसको मेरे ख्याल में जो फर्स्ट आया था उसके 44 मार्क्स थे या समथिंग थे। तो अब आप मुझे खुद ही बता दें, अगर कोई टीचर इस तरह से बिल्कुल ही विंडिक्टिव बन के या बिल्कुल ही अनकेयरिंग बन के मार्किंग करता है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि उसके बाद अभी जो टीचर्स आ रहे हैं वो ये नहीं कर रहे। आजकल लो स्कोरिंग गेम चलती है। लो स्कोरिंग गेम का मतलब है आपके मार्क्स 600 से लेके 700 के दरमियान फॉल करते हैं सबके। तो वहाँ पे इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं और मैंने कई साल करवाई है, अभी भी इंशाल्लाह देखें आप में से कौन कौन पास करता है, मैं इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो बात यह है कि बच्चों आपको ये तमाम चीज़ें
ख्याल में रखनी पड़ती हैं। तो पॉलिटिकल साइंस आजकल एक अच्छा सब्जेक्ट है, इट्स अ गुड सब्जेक्ट नाउअडेज। IR में मार्क्स आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, क्योंकि IR को इन्होंने जान के ट्रिकी बना दिया। आइला बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, इन्होंने आइला के अंदर 4 क्वेश्चन एक साल में 4 क्वेश्चन सिर्फ वो UN सिक्योरिटी काउंसिल के मतलब लिख दे दिए। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। A teacher should be thorough, he should be sportive, he should just see what's the potential in the kid rather than failing him. अच्छा, इसी तरह हमारे इस्लामिक स्टडीज़ के अक्सर टीचर्स ने बच्चों को फेल करने की कोशिश की। भाई हम यहाँ पे अरबी फाजल उर्दू फाजल करके तो आए नहीं है कि हमें सारे आयात का तर्जमा आता होगा, तमाम हदीस आती होंगी, हमने वो असूल फ़िक़ह सारे पढ़े होंगे, हमने तो नहीं पढ़े हुए होते। वी आर जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज, बेसिकली नॉर्मली तो यही है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आजकल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कभी कभी किसी टीचर की, तो वो फिर ही डजंट प्ले व्हाट यू कॉल इट, बैलेंस्ड उनका नहीं होता वो जो है अप्रोच। FPSC जो है हमारे टॉप के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो ज्वाइन करते हैं FPSC। ठीक हो गया। अभी वो सारे लोग जो हैं सीजनड होते हैं, समझदार होते हैं, नॉर्मली अनबाइस्ड होते हैं। नॉर्मली कभी कभी कोई बायस तो इंसान की पर्सनल होती है थोड़ी बहुत, लेकिन नॉर्मली अनबाइस्ड होते हैं। और वो सारे ये चाह रहे होते हैं वन और दी अदर कि बच्चे आगे को आएँ, बढ़ें और अच्छा बच्चा हम उसमें से ढूंढें। मतलब ये नहीं होता। लेकिन फिर वही बात है कि वो चाह क्या रहे होते हैं। तो आप कभी ना रिपोर्ट पढ़ें कि पिछले साल में जो बच्चे फेल हुए थे, टीचर्स ने उस पर क्या रिमार्क्स दिए। आप हैरान होंगे, मैं आपको ये बात ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि जिस बच्चे ने मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश में और उसके सेंटेंस गलत हों, उसको टेंसेस ना लिखने आते हों, तो इट्स अ वेरी सैड थिंग। मेरा ज़ाती ख्याल है उसको पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनको रटी हुई हैं बहुत सी पोइम्स और बहुत से क्रिटिक्स सारे रटे हुए हैं। ओथेलो उनको ज़बानी याद है, मैकबेथ उनको ज़बानी याद है, क्योंकि उनसे इंग्लिश में बात करना तो बहुत दूर की बात है, वो इंग्लिश लिख भी नहीं सकते। ये मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि कोई बच्चा कहता है जी मैं इंग्लिश में फेल हो गया हूँ, तो उससे पूछें तुम्हें आता क्या है, तो जवाब है कुछ भी नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है। इसी तरह हम में से अगर कोई पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करता है तो कैसे करता है, पहले गाइडें खरीदता है। एक गाइड में 8 पेपर होते हैं, वो 8 पेपरों की एक गाइड होती है, पास हो गया था। लेकिन वही स्टडी का पैटर्न CSS में चलता है, जवाब है नहीं। You have to be thorough with your studies. You have to go through at least you have to go through all the books that are required. जो आपको जो क्या कहते हैं उससे एक किताब तो पढ़े ना एक सब्जेक्ट पे, एक पेपर के लिए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ये गलती करते हैं लोग, और वो आपसे ये चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हों, आप अच्छे कपड़े पहने, आप बेहतर तरीके से बात कर सकें, आप अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें। हाँ बच्चे कोई बात? अच्छा जी, आपका कह रहे हैं एक पेपर के लिए कम से कम एक जरूर पढ़नी चाहिए मुकम्मल। बेटा ऐसा है कि ये जो हमारे पेपर्स हैं ना सारे, अगर आप 20-20 किताबें पढ़ेंगे तो आप सब फेल हो जाएंगे। एक काफ़ी है, उसको मुकम्मल। मैं आपसे ये कहता हूँ, नहीं मैं आपको अपनी बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा हो। अगर कोई किताब सारे एस्पेक्ट्स को मीट करती है तो वो किताब रेयर होती है बच्चों। अगर कोई बुक 80% से ज़्यादा कवर करती है आपका सिलेबस, बस दैट्स ए फाइन बुक, जो भी है खरीद लो। फॉर एग्जाम्पल मैं कारवां की बुक बड़ी पसंद करता हूँ इस्लामिक स्टडीज़ की, वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिलेबस कवर करती है। बाकी बच्चों अगर कोई चीज़ वहाँ से नहीं मिलती है, हमारे पास आजकल रिसोर्सेज की कमी तो है ही नहीं। PDF ड्राइव पे चले जाएं, 8 करोड़ किताबें पढ़ी हैं, पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन किताबें मौजूद हैं। मार्केट में चले जाएं, मार्केट भरी पड़ी है, कोई किताब खरीदने ही नहीं आता, जो मर्जी पढ़ लें। लेकिन गो फॉर वन मेजर बुक, एंड अगर आपको कोई चीज़ कहीं से पसंद आती है, प्लीज़ गेट इट फोटोस्टेटेड एंड अटैच इट टू द मेन बुक, दैट्स इट। वो जो 20 नंबर जो रहते हैं बाकी, जो आप समझते हैं कि ये 20% हमने नहीं पढ़ा, मैक्सिमम 50 पेजेस होंगे, वो आप किताब के साथ लगा लेंगे। लेकिन जो मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा उन 600 पेजेस के फॉर एग्जांपल, वो तकरीबन कोशिश करूंगा कि 150 पेजेस से ऊपर ना हो, और फिर जो उससे हम मज़ीद आगे उसको करेंगे, कम थोड़ा करेंगे, वो 30 पेजेस से ऊपर नहीं होगा। तो दैट इज़ ऑल यू हैव टू स्टडी वन नाइट बिफोर द एग्ज़ाम। दैट इज़ व्हाट माई मतलब एम्बिशन इज़, या दैट इज़ व्हाट माई एक्सपेक्टेशन इज़। और बच्चों की बात तो नहीं?
सर इस्लामियत की आप बात कर रहे थे, इसमें मीडियम की बात आती है, कौन सा मीडियम आप? इंग्लिश। इस्लामियात को जो भी उर्दू में पढ़ने की कोशिश करेगा वो उसमें प्रॉब्लम एक आती है, मैं वो बता देता हूँ क्या है कि जो टीचर्स हमारे इस्लामियात के उर्दू के हैं, यदि जो उर्दू में पेपर चेक करते हैं उर्दू मीडियम के हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो जिन मदारिस से पढ़े हुए हैं वो 8 साल दरस निज़ामी पढ़ते हैं या किसी और चीज़ को पढ़ते हैं। उनके पास जो सनद होती है वो डबल सनद होती है, MA अरबी की भी होती है और MA इस्लामियात की भी होती है। उसके बाद उन्होंने उन्होंने अब बह की किताब पढ़ी हुई है, हमने तो नहीं पढ़ी किसी ने भी। अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल मैब्जी पढ़ी हुई है जो उसकी है लॉजिक की किताब है, तो हमने तो लॉजिक नहीं पढ़ा हुआ। तो वो आपकी बातों को जब उस तरह से, आपने कभी किसी ने शायद इमाम गज़ाली की किताब अहयाल उलूम देखी हो, अगर आप उसको देखें तो उसमें जो बाब तौहीद है पहले चैप्टर में सफ़ा 40 से शायद शुरू होता है, तो बाब तौहीद को आप देखें तो आप पढ़ के पागल हो जाते हैं, इतना कुछ लिखा है इस आदमी ने सिर्फ एक बात के ऊपर, एंड जस्ट ही हैज़ रिटन इट एंड वेरी वेरी लॉजिकल। हम ऐसे नहीं हो सकते बच्चों, हमारा काम ये है हम चीज़ें पढ़ें, समझें और समझ के हम पॉलिसी मेकर बने, हम चीज़ों को काम करने वाले बने। हमने कल खड़े होकर वहाँ पे मेंबर पे खुतबा नहीं देना है, अगर हम दे सकते हैं तो ये अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, लेकिन बेसिकली हमारा काम क्या है, वी हैव टू वर्क एज सिविल सर्वेंट्स, तो हमारे लिए वो चीज़ नहीं चाहिए। इंग्लिश वाले थोड़े से इस मामले में थोड़े रिलैक्स है, वो पेपर को देखते हैं, वो बच्चे की बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है उसको देखते हैं और वो उसके मुताबिक उसको रेट करते हैं, थोड़े से मार्क्स अच्छे आते हैं। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ इंग्लिश में आप अटैम्प्ट करें, उर्दू में जो भी अटैम्प्ट करेगा ही विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी एंड आई डोंट वांट एनी डिफिकल्टी फॉर यू, बिकॉज एग्जाम के बाद एक एक नंबर मैटर कर रहा होता है, एक एक नंबर पे 10-10 बंदे होते हैं एंड इट हैपन्स। और बच्चों की बात, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, क्लैरिफाई? बच्चे एक आप ही पूछी जाएंगे, फिर बाकी कौन पूछेगा? मुझे इतराज़ नहीं है मेरा बेटा, हाँ कोई और बात किसी पूछनी हो, कोई चीज़ जो आप पूछना चाहते हो, क्लैरिफिकेशन चाहते हो। मैं ऑप्शनल के बारे में ये कहता हूँ, नंबर 1 लुक एट योर ओन स्ट्रेंथ, आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है दैट इज़ द बेस्ट थिंग, पहली बात। सेकंड चीज़, अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट आ गया तो फिर देखें कि उन सब्जेक्ट्स में से किन के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं ज़्यादा आजकल, और अगर आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट इन है आजकल तो आई थिंक यू शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी। मतलब जर्नलिज्म है, एक वक्त था इसमें 100 में से 80 मार्क्स भी आते थे, 90 भी आते थे, इसी तरह IR में भी आते थे। ये सब्जेक्ट्स जो थे ये इस तरह चलते हैं, दिस इज ए साइकिल, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट विद 100% श्योरिटी कि इस साल क्या होगा। लिहाजा पहली चीज़ ये है कि आप सब्जेक्ट वो रखें जो आपका अपना बेसिकली आपको पसंद है। नंबर 2 आपने पढ़ा हुआ है। नंबर 3 उसके बाद ये देखें कि उन सब्जेक्ट्स में से जो आपने पढ़े हुए हैं या आपको जो पसंद है या जो आपको समझते हैं आपकी स्ट्रेंथ्स है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो इस दफ़ा भी मार्क्स प्रॉबेबली ज़्यादा देगा। तो दैट शुड बी अ प्रायोरिटी। जैसे टाउन प्लानिंग का हमने सख्ती से मना किया हुआ है, तमाम बच्चों को कोई नहीं पढ़ेगा। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ये जो बातें कर रहा हूँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो बात हम कर रहे हैं हम ऑन एयर कर रहे हैं, इसलिए कि देयर इज नथिंग टू हाइड। टाउन प्लानिंग में खामखा बच्चे फेल किए गए हैं, एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आप में से कोई भी ऐसा बंदा है जिसने टाउन प्लानिंग को एज एन इंजीनियर जो है वहाँ पे मेगा स्ट्रक्चर्स खड़े करने हैं। नोबडी कैन, नीदर कैन आई, even if I am the best engineer in the world, because I can't do it alone। तो हमारा काम यहाँ पे ये था कि जैसे हम आप में से कोई डॉक्टर है, MBBS पढ़ा हो किसने, या कोई फिजियोथेरेपी या कुछ भी, तो हम कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते थे। आप यकीन मानिए मेरी बात कि अगर आप कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ लें और आपको ये मालूम ना हो कि टाउन प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है आपने कुछ नहीं पढ़ा मेडिकल साइंस में। कम्युनिटी मेडिसिन इतनी अच्छी किताब है एंड इट्स वेरी सिंपल थिंग, नॉर्मल बातें बताती है ह्यूमन के मुतालिक, और यहाँ पे टाउन प्लानिंग में वो हर एक को फेल कर देते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट। इसी तरह IR में नंबर बहुत कम दिए गए, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं सॉरी आई लॉ में बहुत कम नंबर दिए गए। तो ये जानबूझ के बाद किसी सब्जेक्ट को ऐसा कर लेते हैं, उसको पकड़ के वो बिल्कुल बच्चे को निचोड़ के फिर सूखने डाल देते हैं, और वो बच्चे के हाथ जाती होती है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ। देखें ना, जितने भी जो सब्जेक्ट हैं आपके जो एसेंशियल्स हैं या जो लाजमी सब्जेक्ट हैं जो आपके आने ही आने हैं, कंपलसरी हैं, वो तो आपने देने ही देने, उसमें तो आप ये तमाम चीज़ें सोच सकते हैं अच्छी तरह। बाकी रह गए ऑप्शनल्स, तो ऑप्शनल्स में पॉलिटिकल साइंस अच्छा सब्जेक्ट है, IR भी अच्छा सब्जेक्ट है,
अच्छा, इसी तरह से अगर किसी ने मैथ पढ़ा हो तो मैथ मुश्किल सब्जेक्ट है, फिज़िक्स पढ़ी हो तो फिज़िक्स भी मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन अच्छे सब्जेक्ट हैं ये सारे, इनमें मार्क्स आते हैं। इसी तरह अगर किसी ने पंजाबी पढ़ी हुई हो या किसी की लैंग्वेज पंजाबी है तो मैं उसको हमेशा अर्ज करता हूँ कि पंजाबी में जो लैंग्वेजेस होती है ना, रीजनल लैंग्वेजेस, वो आपके रीजनल टीचर्स के पास जाती हैं और वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। इसलिए नहीं कि वो प्रमोशन चाहते हैं, बल्कि दे नो द लैंग्वेज, देयरफॉर दे अप्रिशिएट द पर्सन, क्योंकि वो उसको समझते हैं ना कि ये ठीक लिख रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब अगर एक फ़र्ज़ करें एक बच्चा, एक टीचर जो सिंध से हैं, उनको बलूचिस्तान की लैंग्वेज को पढ़ाई जाए तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। बेशक वो उसके उन्होंने मास्टर्स भी किया हो, लेकिन एक्सप्रेशन जो है ना वो हमेशा यानी मादरी ज़बान से आता है और कहीं से भी नहीं आता। और कोई क्वेश्चन बच्चों? नो क्वेश्चंस? जी बेटा करवा रहे हैं। देखो अच्छा ऐसे है कि हमारे पास ना मिक्स बच्चे आते हैं, ऐसे बच्चे भी आते हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, ऐसे बच्चे भी आते हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था, उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या उनका एग्जाम में क्लियर हो गया, एलोकेशन नहीं हुई। और हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको हम कहते हैं बेटा तेरे वास्ता कम नहीं। उसकी रीज़न है, जब कोई बच्चा हमें बेसिक तमाम चीज़ों में ख़राब लगता है हम उससे झूठ नहीं बोलते, हम उसको बिठाते हैं पास, हम कहते हैं बेटे तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक ये तुम अपने बेसिक फ्लॉज को दुरुस्त करो, हम तुम्हें मदद करेंगे 4 महीने 5 महीने 6 महीने जितना हमारे पास टाइम है, नेक्स्ट टाइम तुम अपीयर होगे एंड यू विल बी अपीयरिंग फॉर फ्री, हमें कोई इतराज़ नहीं है, नेक्स्ट टाइम चार्जेस नहीं होंगे आपसे। तो दिस इज़ व्हाट वी से बेसिकली। लेकिन हम उसको ये समझाते हैं कि बेटा इस दफ़ा अटैम्प्ट दोगे तो टाइम भी ज़ाया करोगे, एक अटैम्प्ट भी ज़ाया करोगे एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। एंड आई थिंक वी मस्ट हैव द इंटेग्रिटी टू टेल इट टू ऑल आवर किड्स कि nobody can do it without proper guidance, exercise, everything। जब हमारा ज़माना था ना इंटरनेट था, ना कोई अकेडमी थी, ना कोई टीचर था, ढूंढ के भी नहीं मिलता था, पर वो ज़माना वो वाला था। आज के ज़माने में हमें कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को देखना है, जो चैलेंज आज हमें फेस करना है, तो उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं, हेल्प चाहिए होती है, नेट की स्टडी चाहिए और बहुत सी चीज़ें। एनी क्वेश्चंस? जॉब के साथ कितने बच्चे जॉब करते हैं? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड बच्चों, जॉब के साथ यू नीड 1 year टू क्वालिफाई CSS, बिशर्तिया के आपकी जॉब एजुकेशन डिपार्टमेंट की नहीं है। अगर एजुकेशन में है तो वेल दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर CSS। अदरवाइज कोई भी जॉब है तो इट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन द शोल्डर्स ऑफ द कैंडिडेट, बिकॉज ही हैज़ टू अर्न हिज लाइवलीहुड, ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड देन ही हैज़ टू स्टडी ऑल्सो। तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ साल में मुमकिन है। किस तरह से? ही विल स्पेयर 4 hours ईच डे एटलीस्ट टू स्टडी फॉर द होल ईयर। दिस इज़ वट माई ऑनेस्ट ओपिनियन इज़। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको कहेंगे पुत्र आजा, कितनी देर रहेगी ये, 2 महीने, तू कर लेगा, बस आजा आजा। I would not say so because I think ये बच्चे के साथ intellectual dishonesty है, I wouldn't say that। जी बच्चे, देखो ये बात ऐसे है कि वो किसी ने कहा था ना कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ज़िंदगी में जब भी आप कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं तो आप समझते हैं कि दूसरा सब्जेक्ट इसकी स्पोर्ट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप समझते हैं इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री जो है इसकी सपोर्ट करेगी। ऑनेस्टली बताऊं, वो थोड़ी सपोर्ट करती है। IR एक वाहिद सब्जेक्ट है और सोशियोलॉजी दूसरा। ये 2 सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ में, लेकिन सोशियोलॉजी रखे हैं तो उसमें मार्क्स 50 से 60 तक आते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के, और अगर आप IR रखें तो किसी साल किसी के 180 होते हैं और अगले साल उसी बंदे के 91 होते हैं और वो फेल होता है या इससे भी कम होते हैं। येस, इट्स ए फैक्ट। IR में बहुत ज़्यादा, आजकल मुझे इल्म नहीं है, आपको जो टीचर्स हैं वो बताएंगे। तो अगर आपने जॉब के साथ पढ़ना है बच्चों, तो जॉब के साथ पढ़ने के लिए ये बात याद रख लें, सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा या 4 बजे, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने से लेके ऑफिस जाने का टाइम, अगर आपने गाड़ी खुद ड्राइव नहीं कर दी है तो पढ़ने में गुजरना चाहिए। और इसी तरह शाम को भी घर आके 2-1 घंटे आप पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह 1 साल तक, अगर आपने पहले से इन तमाम सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा हुआ, तो अगर आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, 3-4 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छे आते हैं, कंपल्सरी आपके अच्छे हैं,
और आपका बैकग्राउंड अच्छा है, फॉर एग्जांपल आपने किसी अच्छे कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से जितने भी बच्चे पढ़े हुए हैं यहाँ पे आएंगे, वो तमाम के तमाम, उनकी उर्दू भी अच्छी है, उनकी इंग्लिश भी वो अच्छा लिख सकते हैं, उनका एक्सप्रेशन भी ठीक होगा, उनके सब्जेक्ट में उनकी समझ बूझ भी होगी। जिसने भी BA किया हुआ है उसकी होगी तो ठीक, 4 साल तो पढ़ा हुआ है। सर डिपार्टमेंट की बात करें तो एजुकेशन के बारे में आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था जो एजुकेशन का बंदा है वो ज़रा थोड़ा बेहतर होता है, इसलिए कि वो हर एक को पढ़ा रहा होता है, तो उसकी सब्जेक्ट के साथ ताल्लुकात कायम होते हैं। वेल बच्चों, विश यू बेस्ट ऑफ लक, जीते रहो, खुश रहो। मेरी बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको एक कामयाब और ईमानदार किस्म का इंसान बनाए, ऐसा इंसान जो लोगों के लिए यनफ़उन नास वाली बात हो, जो लोगों के लिए फ़ायदे का बाइस हो। तो बहुत सी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको खुश रखे। जितने बेटे बेटियां आई हैं सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। आपको बता देते हैं कोई भी ऐसी बात पूछनी है जो आप पूछना चाहें तो, 2 मिनट।